एपिसोड की शुरुआत में हमें हैंग ज़ाओफैन और लिन क्विंगक्यू नाम के दो बच्चे आपस में फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों गांव में रहते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हैंग ज़ाओफैन 97 बार हार चुका है और 98 बारी वो इसे जीतना चाहता है। लिन क्विंगक्यू बड़ी आसानी से उसे हर बार हरा देता है, लेकिन फिर भी हैंग ज़ाओफैन हार नहीं मानता और उसे बार बार हारने के बाद भी फिर से उसे मैच के लिए ललकार देता है और उनकी लड़ाई देखकर आसपास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो लोग एक टेंपल में पहुंच जाते हैं और वहाँ भी सब हैंग ज़ाओफैन के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो थकान के मारे सही से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी लिन क्विंगक्यू को चुनौती दे रहा था। वो फिर से आपस में लड़ाई करने लगते हैं और लिन क्विंगक्यू इस लड़ाई को मजाक में ही ले रहा था, लेकिन अचानक वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से गुस्से में हैंग ज़ाओफैन पर हमला कर देता है और फिर उसकी तलवार हटाकर उसकी गर्दन को अपनी तलवार से घोटने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब भी जिद नहीं छोड़ोगे। जब हैंग मना करता है तो वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मंदिर का प्रीस्ट आकर उसे रोक लेता है। एकदम लिन भी होश में आता है और हैरान हो जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ भला ये क्या कर रहा था। मॉन्क उनको डांटता है और कहता है कि अगर मैं ना आता तो तुम इसे मार ही चुके होते। लिन फिर हैंग को वहां से ले जाने लगता है। अब जैन अपने घर चला जाता है और उसकी मॉम उसे अपने डैड को भी ले जाने को कहती है, लेकिन जैन अकेला अपने आप ही जाने लगता है। वो टेंपल में मॉन्क के लिए खाना लेकर जा रहा है। अब मॉन्क जो कि टेंपल में बैठे थे, उन्हें आसमान में किसी अनहोनी के होने का अनुभव होता है और वो तुरंत बाहर जाते हैं। वहीं जैन जो टेंपल की तरफ आ रहा था, उसकी तरफ कोई ब्लैक शैडो आती है और तभी फिर मॉन्क उस शैडो को नोटिस करके उसे मारने के लिए आगे दौड़ते हैं और जैन को बचा लेते हैं। मॉन्क शैडो को डांटते हुए कहते हैं कि आखिर तुम शैतान कौन हो जो एक बच्चे को अपना शिकार बना रहे हो। वो शैडो जब मॉन्क पर भी हमला करने लगती है तो मॉन्क भी अपनी पावर का यूज करके शैडो पर हमला कर देती है। मॉन्क मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है और वो शैडो मैन अपना असली रूप ले लेता है और दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट शुरू होने लगती है जिसमें मॉन्क आसानी से उसे हरा रहे होते हैं। वो आदमी फिर अपनी पावर का यूज करता है और उसके पास ईविल पावर्स हैं। मॉन्क उसको देखकर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर इस ईविल को प्रैक्टिस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मॉन्क फिर अपनी आइकॉनिक पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करते हैं। आदमी भी डार्क पावर्स को सामन करके उन पर हमला करता है और दोनों की पावर आपस में टकराने लगती है, जिसमें मॉन्क कमजोर पड़ती हुई नजर आती है और फिर आदमी आगे बढ़कर मॉन्क को जोरदार बन से घायल कर देता है और कहता है कि वो चीज मुझे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मॉन्क कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम उसके पीछे पड़े हो। ईविल मैन फिर अपनी पावर को सामन करके मॉन्क को मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्क खड़ा होकर अपनी बुद्धा हैंड वाली फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और एक एक करके सारे हैंड ईविल मैन पर छोड़ देता है और ईविल मैन की वो पावर जो उसने अभी सामन की थी वो खत्म हो जाती है। ईविल मैन फिर एक घर की छत पर चढ़कर अपनी तलवार निकालता है और इस पर कुछ चांटिंग कर देता है जिसमें से बिजलियां निकलने लगती हैं। मॉन्क इस तरह की पावर को देखकर हैरान है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या यही पावर ऑफ ताओइज्म है। वो फिर अपनी तलवार से मॉन्क पर हमला कर देता है और फिर मॉन्क भी अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसकी फॉर्मेशन से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है कि उसकी बिजली इस ऊर्जा के सामने मंदी पड़ जाती है और ये ऊर्जा उसको दूर फेंक डालती है। जैन ये सब देख रहा था। ईविल मैन डरकर वहां से तुरंत भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो ये भी कहता है कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मॉन्क भी इस लड़ाई से इतना घायल हो चुका था कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। लिन और जैन भी इनकी लड़ाई की ऊर्जा से बेहोश हो गए थे और मॉन्क इनको पेड़ के किनारे बैठाता है और कहता है कि अगर ये दोनों लड़के शैडो के हाथ में पड़ जाते तो पता नहीं क्या होता। जो मेरी बहुत पुरानी बुद्धिज्म और ताओइज्म को प्रैक्टिस करने की इच्छा थी वो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरी हो। वो फिर अपने भगवान को याद करती है, लेकिन तभी वो अपने हाथ में शैडो का जहर देखता है और समझ आता है कि आज से तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो फिर जैन की नर्व्स चेक करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपने दोस्त की भी चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा और तुम अब सीधे सुबह ही उठोगे। वो फिर उससे पूछता है कि आसपास तूफान आ रहा है तो तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो, जिस पर जैन बताता है कि मैं आपके लिए खाना लाया था। ये सुनकर मॉन्क खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, ये सब बुद्धा की इच्छा है और ऐसा होगा, ये पहले ही भाग्य में लिखा जा चुका था। वो फिर उसे बताता है कि लाओना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक सेट है, उसे कोई भी सीख सकता है, क्या तुम उसे सीखना चाहोगे। जैन ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो पूछता है कि आखिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होता है, जिस पर मॉन्क बताता है कि ये सांस लेने और छोड़ने की टेक्निक है, इससे तुम स्ट्रांग हो सकते हो। ये सुनकर जैन खुश हो जाता है, लेकिन मॉन्क बताता है कि लेकिन तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना है, उनको भी नहीं जो तुम्हारे सबसे करीब हो। क्या तुम ये कर सकते हो। जैन कहता है कि मैं समझ गया। फिर मॉन्क कहता है कि तुम्हें दिन में सिर्फ एक ब्रेक लेना है और तुम्हें कभी भी किसी और के सामने प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ रात में प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम ये कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक लाइफ और डेथ का सवाल ना आ जाए तुम्हें इस स्किल का कभी यूज नहीं करना है। मॉन्क फिर उसे बताता है कि अब सिर्फ मेरे मरने में 3 दिन रह गए हैं, अगर तुम्हारी जान कभी खतरे में आए तो तुम वियर्ड नाम के आदमी के पास जाकर हेल्प ले लेना और उसे कहना कि तुम्हें पूजी और शैंग ने डैनियन टेंपल से उसे ढूंढने के लिए भेजा है। वो फिर उसे एक बीट देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। जब तुम सेटल हो जाओ तो कोई पवित्र घाटी देखना और इसे उसमें फेंक देना।
जैंग के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन मॉन्क उससे ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या तुम समझ गए, और जो नाम मैंने अभी तुम्हें बताया कभी भी किसी और के सामने उन नामों को अपने मुंह पर मत लाना। अब मॉन्क दुखी होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब हम कभी मिलेंगे या नहीं। अब फिर वो उसे सन कहकर पुकारता है और कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहो ताकि हमारा रिलेशन स्थापित हो सके। जैंग घुटनों पर बैठकर उनको ग्रीट करके मास्टर कहता है और फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। और फिर अगली सुबह लिन की आंखें खुलती हैं और उसे अपने बगल में जैंग सोता हुआ दिखता है। वो उसे उठाता है और जैंग उठते ही मास्टर शीफू कहता है। लिन कहता है कि कौन मास्टर शीफू, आखिर तुम क्या कह रहे हो और यहाँ चल क्या रहा है। वो दोनों फिर गांव जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही मची हुई थी। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। लिन को अपने सेकंड अंकल दिखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए थे, और वो इतने घबराए हुए थे कि जब लिन उनके पास जाता है तो वो लिन को भूत समझकर वहां से भागने लगते हैं। जैंग टेंशन लेते हुए फिर अपने घर की तरफ जाता है और उसे रास्ते में कई सारी लाशें दिखती हैं। वो फिर अपने घर देखता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे हर तरफ अंधेरा दिखता है। वो गांव में आगे बढ़ने लगता है और अपने घर को ढूंढने लगता है। वो आसपास चिल्लाने लगता है कि आप सभी कहाँ हो। वो तभी फिर खून से भरी नदी में गिर जाता है और डरकर वहां से भागने लगता है। तभी बहुत सारे स्केलेटन वहां आ जाते हैं और उसे डराने लगते हैं। अब जियाओ फान को वो सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो घर से अपने बाहर जाकर देखता है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे लिन क्विंग्यू रोते हुए दिखता है और फिर लिन उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसके भी मम्मी पापा मारे जा चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे अपने साथ कहीं पहाड़ों में ले जाने लगता है। ये आदमी असल में इनके शहर का राजा है और ये लोग गेट से होते हुए कहीं जा रहे हैं। इस आदमी का नाम जियाओ यीसाई है और ये इन दोनों बच्चों को अपने मास्टर के पास ले जा रहा है। अब वो जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत बड़ा बीस्ट उनके सामने आ जाता है। दोनों बच्चे इस बीस्ट को देखकर डर जाते हैं, लेकिन एल्डर उस बीस्ट को शांत कराता है और कहता है कि इन दोनों बच्चों को मास्टर ने बुलाया है। ये बीस्ट दोनों बच्चों को देखता है और इनको जाने की अनुमति दे देता है। ये बीस्ट असल में हजारों सालों से क्विंक्यू गेट की पहरेदारी कर रहा है। इसका नाम वाटर यूनिकॉर्न है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। एल्डर मास्टर ये को बताता है कि इनके गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ यही 3 लोग बचे हैं जो जिंदा हैं। ये 2 बच्चे और ये एक आदमी जो कि पागल हो गया है। मास्टर ये दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था और किसने ये सब किया है। दोनों बच्चे डरे हुए हैं और वो मास्टर के सामने घुटने टेक देते हैं। लिन कहता है कि हमारे गांव में सब मारे जा चुके हैं, प्लीज आप सच पता लगाओ कि ये सब किसने किया। मैं अपने घर में अपने मॉम डैड के साथ सो रहा था, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं एक पेड़ के नीचे था और मेरे पास जैंग खड़ा था। फिर हम दोनों तुरंत गांव की तरफ भागे और हमने सभी को मरा हुआ देखा। वो फिर अपने मॉम और डैड को याद करते हुए रोने लगता है। एल्डर अब जैंग से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे। जैंग मास्टर शीफू की बात याद करता है कि उन्होंने किसी को भी उसका सीक्रेट बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। एल्डर्स को लगता है कि ये अभी शॉक में है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। एल्डर सैनिकों से इनको बाहर ले जाने को कहते हैं। अब एक मोटा सा एल्डर कहता है कि हम अपने अंदर आने वाले एक गांव तक को नहीं बचा सके, हम कैसे इस दुनिया से ईविल खत्म करेंगे। बाकी एल्डर्स भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम जोश में आकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। मास्टर ये कहते हैं कि पहले हमें इन दोनों बच्चों के बारे में सोचना होगा, इन दोनों बच्चों को हमें ही अडॉप्ट करना होगा। एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि लिन मेरे अंदर रहकर मेरा डिसाइपल बन सकता है। दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हारे अंदर पहले ही 200 डिसाइपल हैं और उनको संभालने में ही तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। मोटा एल्डर भी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ 7 डिसाइपल हैं, जैंग मेरे पास आ सकता है। अब एल्डर्स और भी बातें करती हैं और उनकी बातों में हम एक तरह की गर्मी भी नोटिस कर सकते हैं, यानी यहाँ के एल्डर्स एक दूसरे से जलते भी हैं। सभी एल्डर्स इन दोनों बच्चों को अपने अंडर करना चाहते थे और अपने अपने बेनिफिट्स बता रहे थे, और उनमें लड़ाई होने ही वाली थी कि मास्टर ये उन्हें रोक लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि लिन क्विंग्यू तुम्हारे अंडर जाएगा और जैंग दासू पीक में जाएगा, और अब ये मैटर यही एंड कर देना चाहिए और बाकी लोग उस गांव में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो पता करो। सभी मास्टर ये की बात मानते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं दोनों बच्चे उदास सीढ़ियों में बैठ जाते हैं और वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनका घर अब तबाह हो चुका था और वो टेंशन ले ही रहे थे कि तभी वहाँ एक एल्डर आता है और उन्हें समझाता है कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में होता है और हम कर्म करके उसे बदल सकते हैं। ये एल्डर ड्रैगन शॉ है और यही लिन के मास्टर होंगे। एल्डर ड्रैगन शॉ लिन को अपने साथ ले जाते हैं। अब फिर वहाँ लॉर्ड सॉन्ग आता है और उसे कहता है कि हम दोनों अच्छे भाई की तरह रहेंगे, तुम हमारे साथ चलो। यानी अब ये दोनों दोस्त अलग अलग मास्टर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेंगे। लिन जैंग के पास जाकर उसके गले से लग जाता है और काफी ज्यादा रोता है। लिन जैंग को मजाक में समझाता है कि अब किसी बड़े से पंगा लेकर खुद को बुली मत होने देना और अपना ध्यान रखना। सॉन्ग अब जैंग को अपने साथ ले जाता है। अब फिर मास्टर ये अपने एक एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। ये सीक्रेट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। जैंग एल्डर्स के घर आ जाता है और वहाँ एल्डर के 6 बड़े डिसाइपल जैंग को परेशान करने लगते हैं। जैंग बहुत क्यूट था, इसलिए वो उसे छेड़ रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ की भारी तलवार उठा भी पाओगे, और क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट्स का नाम भी सुना है। वो फिर उसकी लकड़ी की तलवार देखते हैं। जैंग उनसे अपनी तलवार जब वापस लेने लगता है तो वो लोग नहीं देते और उसे परेशान करने लगते हैं। अब तभी वहाँ उसी की उम्र की एक लड़की आती है जो असल में एल्डर की बेटी होती है। वो सभी बच्चों को अपने कपड़े से पीट कर हटाती है और कहती है कि तुम क्यों इस लड़के को बुली कर रहे हो। सभी लड़के इस लड़की की इज्जत करते हैं क्योंकि ये उनके एल्डर की बेटी है। लड़की सभी को डांटती है और कहती है कि जैंग को सीधे मास्टर ये ने भेजा है, और अगर तुमने फिर से इसको परेशान करने की हिम्मत की तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तभी उसके पापा यानी बच्चों के एल्डर्स आ जाते हैं।
इस एल्डर का नाम न्यांग है। सॉन्ग सभी को जैंग का इंट्रो देता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। ये सभी लड़के असल में बुरे नहीं है, ये बस थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर भी जैंग इनसे गुस्सा है और इनसे गुस्से में अपनी तलवार छीन लेता है। सॉन्ग जैंग को एल्डर्स को ग्रीट करने और उनके रिस्पेक्ट करने को कहता है, जिस पर जैंग ट्रेडिशन वाइज उनके सामने चाय लाता है और बहुत पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली तरीके से उन्हें चाय पीने को देता है। अब सभी लोग फिर खाना खाने बैठे हैं और एल्डर को इनकी ट्रेनिंग का भार सौंपता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें अच्छे से संभालना है। अब फिर एल्डर वहां से चली जाती है और लड़की कहती है कि अब से जैंग मेरा यंगर ब्रदर है और मैं इसकी केयर करूंगी और अगर किसी ने भी मेरे भाई को बुली किया तो मैं अपने पापा से कह दूंगी। अब सभी लोग लड़की से मजाक में कहते हैं कि हम समझ गए और अब हमें खाना खाने दो। वो फिर अपना थोड़ा थोड़ा खाना जैंग को देते हैं और सभी में अच्छे से दोस्ती हो जाती है। अब रात को जैंग सोने जाता है और पर्ल को देखता है जो उसके मास्टर, जिसको वो शिफू कहता है, उन्होंने दिया था। वो याद करता है कि कैसे मास्टर ने उसे रात को प्रैक्टिस करने को कहा था, इसलिए अब वो रात को कल्टीवेट करने लगता है और मेडिटेट करता है। सुबह फिर वो बाहर जाता है और उसे लड़की दिखती है जो अपने बड़े से कुत्ते के साथ थी। इस कुत्ते का नाम रूबब है। पहले तो रूबब जैंग पर भौंकने लगता है, लेकिन लड़की के समझाने पर कुत्ता समझ जाता है कि ये उसका दोस्त है। ये डॉग बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और ये कम से कम 50 साल तक जीता है। अब वो लड़की जैंग के पास आकर कहती है कि अब से क्योंकि तुम छोटे हो मेरे से, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और फिर तभी सॉन्ग आता है और उन दोनों को बैम्बू ट्रीज के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वो उनको बैम्बू काटने को कहता है और पूछता है कि तुम ये कर तो पाओगे ना। जैंग कहता है कि वो अपने गांव में लकड़ियां काटता था, उसके लिए ये आम बात है। लड़की फिर बैम्बू काटती है और वो बहुत ही शानदार तरीके से एक ही बार में एक पेड़ के कई सारे टुकड़े कर डालती है। अब लड़की जैंग को काटने के लिए कहती है और जैंग करान को बहुत जोर से पेड़ पर मारता है, लेकिन वो बैम्बू उसको ही लग जाता है। सॉन्ग उसे समझाता है कि ये स्पेशल प्लग बैम्बू है और ये इतनी आसानी से नहीं कटता है, इसलिए ये तुम्हारी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए सबसे सूटेबल एक्सरसाइज है। अब फिर उस दिन के बाद से जैंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो रोज अलग अलग मार्शल आर्ट सीखता है। हर रोज लड़की ही उसे उठाती है और दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे जैंग हर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो जाता है। और फिर समय बीतता जाता है और वो बड़ा होता जाता है। वो अब बड़ी आसानी से बैम्बू को अपनी तलवार से काट देता है और लड़की भी उन्हें कलेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर कई सारे बैम्बू से हमला होने लगता है और वो सभी बैम्बू से अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल को यूज करते हुए बचता है। असल में उसके ही कुछ क्लासमेट्स उस पर हमला कर रहे हैं और जैंग अब उनसे बचने की कोशिश करता है। असल में सॉन्ग इन सभी बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है और सॉन्ग ही जैंग पर हमला कर रहा है। जैंग इस ट्रेनिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। क्लास के सभी बच्चे उस पर एक साथ हमला कर रहे हैं और जैंग उन सभी से बचने में कामयाब हो रहा है। लेकिन जब सभी एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके जैंग पर हमला करते हैं तो जैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फेल हो जाता है। हालांकि वो तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि जिस पेड़ पर वो खड़ा था वो पेड़ टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उनके अटैक से बच जाता है। जैंग काफी उदास था क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पाया था। बाकी बच्चे कहते हैं कि ये अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक कर पाए। हमने काफी कोशिश की लेकिन इसकी अनलॉक ही नहीं हो पा रही। सॉन्ग जैंग के पास आकर उसे सांत्वना देता है और कहता है कि अभी तो तुमने बहुत आगे जाना है, इस विफलता से निराश ना हो। जैंग कहता है कि मैंने अपने भाइयों को फिर निराश किया। और फिर सभी वापस जाने लगते हैं और जाते जाते बाकी बच्चे बातें करते हैं कि जैंग कुछ सालों से काफी स्लो हो गया है, शायद उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी ठीक नहीं है। अब वो लोग बातों बातों में पॉइजन का नाम लेते हैं और ये सुनकर उसको एक आइडिया आता है और सोचता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वो तुरंत वहीं कल्टीवेट करने बैठ जाता है। उसके आसपास का ऑरा जब बाकी लोग नोटिस करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वही इन सभी बच्चों के शिफू यानी मास्टर वहां आते हैं और वो जैंग को ऐसा करता देखते हैं। अब उसकी मेडिटेशन पूरी हो जाती है और सब खुश होते हुए जैंग की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि अगर ये 36 दिनों तक ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करे तो जरूर ये कामयाब होगा। वो उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम सच में अच्छे हो। सभी बच्चे भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर शिफू वहां आकर कहते हैं कि मेरा खाना बनाना शायद कोई भूल गया है। यानी वो जैंग को ये ताना मारते हुए कहते हैं और आज सभी के खाने बनाने की जिम्मेदारी उसे दे देते हैं। अब जैंग फिर से प्रैक्टिस करने के लिए बैम्बू काटने लगता है, लेकिन तभी वहां कोई उस पर एक फ्रूट लेकर मारता है। जैंग उससे बचने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जो भी हो सामने आओ। असल में ये एक मंकी कर रहा था और मंकी उस पर अब बैम्बू भी फेंकने लगता है। जैंग उस मंकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैंग के बचपन के दोस्त जिसका नाम लिन है उसको अपनी तलवार से पूरी की पूरी चट्टान को तोड़ते हुए देखते हैं। सभी बाकी डिसाइपल्स उसे काफी इंप्रेस थे क्योंकि 5 साल में ही वो हम सबसे आगे निकल गया है। इवन मास्टर्स भी इसकी काफी तारीफ करते हैं और लिन काफी जीनियस है। अब तभी वहां एक डिसाइपल आता है जो उसे चिढ़ाता है। वो लिन को लड़ाई की चुनौती देता है। इस लड़ाई को सब फैंग कहकर पुकारते हैं और लिन फैंग की चुनौती एक्सेप्ट कर लेता है। उन दोनों के बीच अब फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे वॉरियर हैं, लेकिन एट लास्ट लिन फैंग की गर्दन पर तलवार रख देता है और तभी वहां मास्टर आ जाते हैं और फैंग को बचाते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। वो फिर फैंग के पास जाकर उसे मोड़ कहकर डांटते हैं और कहते हैं कि लिन हाईली क्वालिफाइड है। फैंग शाओ के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो तुम्हें हरा सके। ये असल में मास्टर नहीं है, ये इनका सीनियर है जो मास्टर शिफू के कहने पर इन्हें ट्रेन करता है। अब हम जैंग और उसके दोस्त को देखते हैं जो जंगल में बैठकर खाना पका रहे थे। जैंग पूछता है कि हमें और कितना इंतजार करना होगा, जिस पर वो कहती है कि जब तक बड़ा दिन नहीं आ जाता हमें रुकना होगा। वो तुम्हारी प्रैक्टिस को काफी दिनों से इंटरप्ट कर रहा है। जब तक मैं उसे सबक ना सिखा दूं मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अब जैंग ने जो खाना बनाया होता है वो उसे काफी पसंद आता है
और वो दोनों काफी बातें करते हैं, जिसमें जब उसे लगता है कि जैंग दुखी है तो वो उससे उसका कारण पूछती है, जिस पर जैंग बताता है कि वो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा है, शायद वो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए बना ही नहीं है। अब वो खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी वही मंकी उनका खाना छीन लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर उसे बच जाता है और बंदर जैंग का खाना भी उसे छीन लेता है। वो दोनों फिर मंकी का पीछा करने लगते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़कर भागता जा रहा था और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। लड़की अपनी उड़ने की ट्रिक से जैंग को लेकर उसकी तरफ तेजी से जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो मंकी को नहीं पकड़ पा रही होती और फिर मंकी का पीछा करते करते वो एक बार तो गिर भी जाती है। लेकिन जब मंकी उनका मजाक उड़ाने लगता है तो लड़की फिर से उसका पीछा करने लगती है और लड़की एक खाई में उड़कर चली जाती है। जैंग उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी खाई में उतरने लगता है। उतरते उतरते उसके हाथों से खून भी बहने लगता है और काफी मुश्किलों के बाद वो खाई में उतर पाता है, लेकिन तभी उसे लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और आगे जाने पर वो उसको बेहोश हुआ पाता है। अब जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है, एक बहुत इमेंस ग्रेविटी प्रेशर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके अंदर का वो क्रिस्टल भी ग्लो करने लगता है। वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और लड़की को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस करता है। वो मंकी भी बेहोश पड़ा था। जैंग पहले लड़की को उठाकर पेड़ के नीचे एक सेफ जगह पर रखता है और फिर मंकी को बचाने उसके पास जाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अंदर से वो क्रिस्टल निकलता है और पानी में जाने लगता है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और क्रिस्टल को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन क्रिस्टल समेत वो भी पानी में चला जाता है। पानी के अंदर वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो सबसे पहले पानी के अंदर सांस वाली ट्रिक को एक्टिवेट करता है और फिर वहां क्रिस्टल को देखता है। वो क्रिस्टल एक खास तरह के पत्थर पर जाकर लग जाता है और वो बहुत सीक्रेट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने लगता है। वो क्रिस्टल और स्टिक अब जैंग के चारों तरफ घूमने लगती है और जैसे ही जैंग स्टिक को टच करता है, वो स्टिक और क्रिस्टल एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैंग फिर उस स्टिक को पकड़ता है और क्रिस्टल का ऑरा उसके अंदर जाने लगता है और तभी वहां ब्लास्ट होता है, जिसके इफेक्ट से जैंग के हाथ से स्टिक छूट जाती है और जैंग नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाता है जहां उसका मास्टर और उनकी वाइफ थी। मास्टर पूछता है कि आखिर तुम वहां कैसे पहुंचे, तुम्हें बताना होगा। वो डांटकर जियाओ फैन से पूछ रहे हैं, जिस पर जियाओ फैन कहता है कि एक बंदर उनका खाना लेकर जा रहा था, जिस वजह से उनको उसका पीछा करना पड़ा। मास्टर और गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले तो जियाओ फैन ट्रेनिंग के टाइम पर खाना पकाकर खा रहा था और दूसरी बात कि वो इतनी बड़ी एकेडमी में इतने बड़े मास्टर के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन फिर भी एक बंदर को नहीं पकड़ पाया। वो गुस्सा करते हुए फिर वहां से चली जाती है, लेकिन उनकी वाइफ समझाती है कि अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चे एकदम सेफ है। वो जियाओ फैन की तबीयत चेक करती है और उसे चिंता ना करने को कहती है और फिर वो भी वहां से चली जाती है। अब तभी वहां वो बंदर भी आ जाता है और उसके हाथ में वो स्टिक और उसके ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल है। वो बंदर वहां आकर उसे उठा देता है और फिर तभी वहां सिस्टर भी आ जाती है, जो फिर से बंदर को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन जियाओ फैन उसे रोकता है, लेकिन वो काफी घायल था। बाहर बंदर और रबहब लड़ने लगते हैं और सिस्टर भी रबहब को बंदर पर हमला करने को कहती है, जिस पर बंदर रबहब को दूर करने के लिए उस पर वही छड़ी फेंकता है, लेकिन रबहब बंदर पर अटैक करने की जगह स्टिक से खेलने लगता है और स्टिक को सिस्टर को लाकर देता है। बंदर हार कर वहां से भागने लगता है और अब सिस्टर खुद उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है और फिर काफी मुश्किलों के बाद जब वो बंदर को पकड़ने ही वाले होते हैं तो तभी जियाओ फैन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बंदर बेचारा है। बंदर जियाओ फैन के ऊपर चढ़कर खेलने लगता है और अब जियाओ फैन उसे अपना पालतू बना लेता है, जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम ही इसका ध्यान रखो और ये रुबब के साथ बस लड़ाई ना करे। अब जियाओ फैन बंदर का नाम जियाओ हुई रख लेता है और बंदर फिर जियाओ फैन को वही स्टिक लाकर देता है। जियाओ फैन रात को अब अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने लगता है और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है और फाइनली इस बार वो स्पिरिचुअल पावर को समन करके एक बार बॉल बनाने में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है कि जब भी वो यहाँ पर मेडिटेट करता है तो उसके अंदर का हाइड्रोजन पिक्सेल वेव्स के साथ कोलाइड करके डिसिपेट हो जाता है। इस बार भी हालांकि सेम ही हुआ है, लेकिन इस बार पहले से अच्छा है। अगर जियाओ फैन ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहे तो वो बाकी जितना स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो रात को काफी हार्ड स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार से बड़ी रॉक को नहीं तोड़ पाता। तभी फिर वहां उसके मास्टर आते हैं, जो बताते हैं कि क्विंग्यू स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसपास का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तुम वो सब भूल जाओ जो तुमने अभी तक सीखा है। क्विंग्यू मैन स्वॉर्ड के साथ जब तुम्हारे हाथ में हो तब कुछ भी तुम्हारे रास्ते में ना आए और जहाँ ये स्वॉर्ड तुम्हें ले जाए वहां बस जाते जाओ। जीत या हार के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ टारगेट पर फोकस करो। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस कराते हैं और मास्टर अपनी तलवार को बिना पत्थर पर छुए ही पत्थर को तोड़ देता है। अब वो फिर से लिन को तलवार देते हैं और उसको ऐसा करने को कहते हैं। लिन ट्रेनिंग करता है और फिर तभी मास्टर कुछ सोचकर नीचे खाई में कूद जाता है। लिन बहुत टेंशन में आ जाता है और नीचे देखने लगता है, लेकिन तभी मास्टर उड़ते हुए ऊपर आते हैं और एकदम लिन पर हमला कर देते हैं और दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। वो ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करके फाइट कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुम ड्रैगन स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो तो पहले प्रूव करो कि तुम इसके लायक हो। वो उसे ड्रैगन स्वॉर्ड देते हैं और लिन अब अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्वॉर्ड के साथ मैच करके मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करते करते बहुत बड़ा ड्रैगन स्पिरिट अवतार वहां आ जाता है। वो ड्रैगन इतना बड़ा था कि उस ड्रैगन को एक स्वीपर भी नोटिस कर लेता है। मास्टर लिन पर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। अब तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें क्विंग्यू स्वॉर्डमैनशिप में पास कर दूंगा। क्या तुम लास्ट टेस्ट देने के लिए रेडी हो? अब ऐसा कहते ही वो आसमान में उछलकर अपनी तलवार पर कुछ चांटिंग करते हैं, जिससे आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है और अचानक लिन भी बेहोश हो जाता है।
वही अब दूसरे दिन और तभी वहां सिस्टर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। जियाओ फैन उसे अभी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन वो खुद देखने लगती है। जियाओ फैन ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया था, जिसे देखकर सिस्टर काफी खुश होती है। लेकिन तभी सिस्टर उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है और उसे पूछती है कि आखिर ये क्या है। जियाओ फैन उसे अभी भी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उनमें हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के बीच वो काफी करीब आ जाती है। लेकिन तभी सिस्टर उसे वो छीन लेती है। लेकिन फिर से जब जियाओ फैन हाथापाई करता है तो वो बैम्बू पानी में नीचे गिर जाता है और बह जाता है। अब फिर तभी वहां सीनियर सॉन्ग आता है जो उसको बताता है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। लॉन्ग शॉन फैन के डिसाइपल्स यहाँ आने वाले हैं और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जियाओ फैंग उस बैम्बू को जैसे तैसे निकालता है और फिर उनके पीछे जाने लगता है। वहां जियाओ फैंग के मास्टर शीफू और लॉन्ग शॉन फैंग बैठे थे और वहां लॉन्ग शॉन फैंग के डिसाइपल भी मौजूद हैं। एक डिसाइपल को टी बैम्बू में पीनी नहीं आती और ये देखकर मास्टर शीफू कहते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बैम्बू में चाय पीनी नहीं सिखाई। असल में ये मास्टर्स आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं और अपने अपने डिसाइपल को दूसरे के डिसाइपल से आगे निकालना चाहते हैं। अब फिर डिसाइपल्स और मास्टर शीफू काफी बातें करते हैं और मास्टर शीफू हमें थोड़े चिड़े हुए से लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि डांस के दौरान रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। ये सुनकर मास्टर शीफू को अजीब लगता है और कहते हैं कि क्या रूल्स चेंज हो गए। अब ये किस तरह के और क्या रूल्स हैं वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अब जब ये लोग बातें कर लेते हैं वहां तभी सिस्टर और जियाओ फैंग आ जाती हैं। जियाओ फैंग अपने बचपन के दोस्त लिन को देखकर काफी खुश होता है और मास्टर और उनकी वाइफ को ग्रीट करने के बाद वो लिन से मिलता है और कहता है कि आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। सिस्टर लिन के बारे में पूछती है, जिस पर जियाओ फैंग बताता है कि ये लिन मेरे बचपन का दोस्त है और हम साथ में ही माउंटेन पर आए थे। अब मास्टर शीफू जियाओ फैंग से कहते हैं कि तुम टेस्ट के लिए जा सकते हो। अब फिर मास्टर और उनकी वाइफ यहाँ से जाने लगती हैं और सिस्टर और लिन भी आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कहता है कि मेरे दोस्त के पास तुम जैसी दोस्त है जिससे वो जरूर आगे बढ़ेगा और तियानशी का नाम फिर से रोशन होगा। अब लिन जियाओ फैंग से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम 5 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और कल्टीवेशन के बारे में पूछते हैं और ऐसे ही बातें करने के बाद जियाओ फैंग कहता है कि अब तो मैं तुमसे नहीं हारूंगा, यानी वो अब एक दूसरे से फाइट करेंगे। जियाओ फैंग बचपन वाली लकड़ी की तलवार उसे देता है और जियाओ फैंग ने ये अभी तक रख रखी थी। ये देखकर लिन को काफी अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें पहले तो वो एक दूसरे को बराबर टक्कर देती हैं, लेकिन बाद में लिन जियाओ फैंग पर भारी पड़ने लगता है। बंदर और कुत्ता उनकी लड़ाई को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। वो दोनों काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लिन फाइट करते वक्त जियाओ फैंग को धक्का दे देता है। वहां तभी सिस्टर आ जाती है और उसे लगता है कि लिन जियाओ फैंग को बुली कर रहा है, इसलिए सिस्टर तुरंत लिन पर हमला कर देती है। जियाओ फैंग सिस्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर इतने गुस्से में थी कि वो नहीं सुनती और बार बार उस पर हमला करती जाती है। अब लिन भी उससे लड़ता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिस्टर लड़ने में काफी एक्सपर्ट है और वो अपने यूनिक स्टाइल से कॉम्बैट फाइट में लिन पर भारी पड़ने लगती है और अपने कपड़े में लिन को पूरी तरह से कैद कर लेती है। अब लिन गुस्से में आ जाता है और वो ड्रैगन स्वॉर्ड निकालकर ड्रैगन अवतार को समन करता है और सिस्टर पर हमला कर देता है। जियाओ फैंग बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गोल्डफिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन दोनों की फाइट जब बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है और लिन का अटैक गोल्डफिश को लगने ही वाला होता है कि तभी वहां लिन का सीनियर आकर उसके अटैक को रोक देता है और गोल्डफिश को बचा लेता है। असल में जियाओ फैंग इस लड़की को गोल्डफिश कहता है और बाकी सभी सिस्टर कहते हैं, सो हम इसको गोल्डफिश ही कहेंगे। अब तभी वहां इनके मास्टर भी आ जाते हैं और लिन को ताना मारते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने के लिए मेरी ही बेटी मिली, लगता है तुमने मेरी बेटी को अच्छा सबक सिखाया है। लिन का सीनियर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि लिंग लॉन्ग शॉ फेंग का डिसाइपल है उस रिश्ते से, सो प्लीज आप माफ कर दो। जियाओ फैंग समझाने की कोशिश करता है कि हम तो बचपन से ही ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, ये कोई बुली नहीं कर रहा था मुझे जो गोल्डफिश को बीच में कूदने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो क्योंकि अच्छे से नहीं समझ पाता इसलिए सभी को यही लगता है कि जियाओ फैंग को बचपन से ऐसे ही बुली करता आ रहा है। मास्टर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और फिर सीनियर गोल्डफिश के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब गोल्डफिश नखरे दिखा रही होती है तो वो उसे सुंदर दिखने वाला एक पर्ल देता है, जिसे पाकर वो खुश हो जाती है और माफ कर देती है। लिन जियाओ फैंग के पास आकर कहता है कि मैं तो तुम्हारी खामखा चिंता करता था, तुम्हें तो तुम्हारी रखवाली के लिए इतनी प्यारी दोस्त मिली है। ये सुनकर जियाओ फैंग शर्मा जाता है और कहता है कि वो तो बस मेरी ज्यादा ओवर केयर करती है। लिन उसको छेड़ते हुए कहता है कि यहाँ भी लोग तुम्हें बुली करते हैं क्या, जो गोल्डफिश हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है। जियाओ फैंग चिढ़कर वहां से जाने लगता है और लिन काफी उसके साथ मस्ती मजाक करता है और वो फिर खेलते खेलते बाहर चली जाती है। लिन जियाओ फैंग से पूछता है कि क्या तुम 7 पर्ल्स हुई वू में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस पर जियाओ फैंग कहता है कि जो मास्टर कहेंगे वो ही मैं करूंगा। लिन उसे बताता है कि ये सिर्फ 60 साल में एक ही बार होता है, हम लकी है कि हम 5 साल पहले यहाँ आ गए, ध्यान रखना कि तुम जरूर इस टूर्नामेंट को देखो। वो फिर ऐसे ही और भी बातें करती हैं कि तभी वहां लिन का सीनियर आता है जो उसे बताता है कि 7 पर्ल्स हुई वू कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, अब हमारी मास्टर हमें बुला रहे हैं तो चलो। अब लिन जियाओ फैंग से विदा लेकर वहां से चला जाता है। अब रात को जियाओ फैंग अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी वहां गोल्डफिश आती है और उसे गेट बंद करने को कहती है। ये सुनकर जियाओ फैंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन गोल्डफिश उससे पूछती है कि तुम क्यों अपने आप को लिन से बुली होने दे रहे थे। जियाओ फैंग कहता है कि उसने अब ऐसा करना बंद कर दिया है, अब हम कोई और बात कर सकते हैं। गोल्डफिश कहती है कि शायद तुम लोग साथ में बड़े हुए हो, वो तुम्हें बचपन से बुली करता आया है और तुम कुछ नहीं कर पाए हो, मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लड़का है।
इस टाइम तो उसका लक उसके काम आ गया, वरना मैं उसे आज ही सुधार देती। वो फिर उसे एक इंक्रिप्शन देती है जिसे जियाओ फैन जब खोलकर देखता है तो ताजी क्वान इंक्लाइन होता है। ये देखकर डर के मारे वो अपने हाथ से ये नीचे गिरा देता है, क्योंकि अगर मास्टर की मदर को ये पता चल गया तो वो हमें पहुंचा देंगी। गोल्डफिश कहती है कि लेकिन उन्हें बताएगा कौन, ना मैं उन्हें बताऊंगी और ना तुम उन्हें बताओगे। तुम बस इस इंस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस करो और स्ट्रांग हो जाओ, फिर कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। और फिर गोल्डफिश वहां से चली जाती है और उसको इस इंस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस करने को कहती है। जियाओ फैन उस इंस्क्रिप्शन को उठाता है लेकिन डर के मारे नहीं खोलता और वापस रख देता है, लेकिन वो फिर उसे कुछ सोचकर उठा ही लेता है और इसकी प्रैक्टिस करने लगता है। वो बहुत अच्छे से फ्लेम्स को अब यूज कर पा रहा है और वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वहां जब वो जाकर देखता है तो उसे एक सीनियर दिखते हैं जो गिरने की वजह से घायल हो गए थे। जियाओ फैन उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जियाओ फैन उन्हें देखकर बहुत खुश था और उनसे पूछता है कि आखिर आप इन 6 सालों तक सफर कर रहे थे और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो। सिक्स सीनियर घबराकर कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही हो, मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलने आ रहा था। ये सुनकर जियाओ फैन खुशी से उनके गले लगने लगता है, लेकिन क्योंकि उनका थोड़ा मजाकिया नेचर है इसलिए वो उसे रोकते हैं और अपने उड़ने वाले डाइस को श्रिंक करते हैं और उसे बताते हैं कि ये डाइस मेरी ट्रेनिंग के मैजिक बुलेट्स हैं। वो फिर इन डाइस के बारे में उसे और भी कुछ बताता है कि मुझे इसको प्राप्त करने में बहुत कष्ट उठाने पड़े। ये साउथ में चिसुई के किनारे ही मिलता है जहाँ जियाओ फैन ट्रेनिंग ले रहा था। उनके ग्रुप को दाजू फेंग कहते हैं और अभी जियाओ फैन को नहीं पता था कि वो दाजू फेंग की तरफ से टूर्नामेंट में जाएगा भी या नहीं। सिक्स सीनियर बताता है कि इस साल हर एक पीक से 9 लोग लिए जा रहे हैं, शायद तुम्हारा नंबर भी आ जाए क्योंकि हम सिर्फ 7 हैं, 2 और लोग चाहिए। ऑब्वियसली मास्टर रूबब को तो नहीं भेजेंगे ना, इसलिए तुम्हारे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सुनकर जियाओ फैन खुश हो जाता है और वो दोनों बाकी ब्रदर से मिलने जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अपने क्लासमेट्स के सामने बैटल ड्रैगन पुश सिटी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। ये बैटल ड्रैगन स्वॉर्ड 9-डे मैजिक वेपन है और फिर तभी वहां मास्टर आते हैं और वो लिन की ट्रेनिंग को देखकर खुश हैं। वो लिन को समझाती हैं कि अगर तुम 7 मेरिडियंस में टॉप पर आना चाहती हो तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लिन जिसके अंडर में रहता है उसको लुक शॉ फैंग कहते हैं। मास्टर बताते हैं कि हमारा लॉन्ग शॉन्ग फैंग हमेशा स्वाद में टॉप रहा है, इसलिए इस पोजीशन को बनाए रखना और मुझे निराश मत करना। और फिर इस पूरी वैली के जो मास्टर हैं वो अपने भगवान के आगे जाकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और पूजा करते हैं क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट होने में कुछ ही दिन है। वहीं दूसरी तरफ मजाकिया सिक्स ब्रदर बाकी ब्रदर से मिलकर खूब उनके साथ मजाक करते हैं और सभी बच्चे टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जियाओ फैन अभी तक नहीं आया था। इसलिए गोल्डफिश जियाओ फैन को जब आवाज लगाती है तो जियाओ फैन कुकिंग करने में ही बिजी होता है। वो फिर बाहर आकर सभी को अपना बनाया हुआ लंच देता है और उसके पास उसकी मैजिक स्टिक को देखकर जब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, और गोल्डफिश भी जब ये कहती है कि तुम्हें इतनी गंदी सी स्टिक को टूर्नामेंट में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जियाओ फैन कहता है कि ये मैजिकल वेपन स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक समुराई स्वॉर्ड पकड़ा दी जाती है और अब वहाँ मास्टर भी आ जाती हैं और सब अपनी अपनी स्वॉर्ड पर चढ़कर टूर्नामेंट की तरफ जाने लगते हैं। बच्चों में रेस लगने लगती है कि कौन पहले वहां पहुंचे, इसलिए सब जल्दी जल्दी करने लगते हैं। सिक्स ब्रदर अपने डाइस पर अपने दोस्त को बैठाकर उड़ने लगता है। सॉन्ग जियाओ फैन को अपने साथ लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस बंदर को भी अपने साथ लेकर चलोगे, जिस पर जियाओ फैन हाँ करता है और वो सभी अब फुल स्पीड में उड़ते हुए टूर्नामेंट में जाने लगते हैं। जियाओ फैन बादलों के ऊपर था इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन बैलेंस ना बन पाने के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन गोल्डफिश अपने कपड़े से उसे बांधकर बचा लेती है और वो नीचे एकदम सही सलामत पहुंच जाता है। अब सभी बच्चे नीचे आ जाते हैं और वो फाइनली टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। जियाओ फैन इस तरह की भीड़ वाली जगह को देखकर खुश हो जाता है और गोल्डफिश उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन उसका बंदर आसपास की जगह को देखकर मस्ती में आ जाता है और वो भागने लगता है। जियाओ फैन अपने बंदर को पकड़ने लगता है और ये देखकर गोल्डफिश हंसने लगती है, लेकिन तभी वहां अचानक एक लड़की आती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम तभी वहां बहुत सारे एल्डर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं। असल में जहाँ ये रहते हैं ये एक बहुत बड़ी सेक्ट है जिसका नाम क्विंग यू सेक्ट है। एल्डर्स ब्लड रिफाइनिंग हॉल की बातें करते हैं जहां हमें पता चलता है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल एकदम बर्बाद हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो चुकी है। अब हमें उससे डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। बिग बैंग को पीक का एल्डर कैंग सॉन्ग से कहता है कि आपका डेविल स्कूल का ओपिनियन जो है, क्या आप श्योर हो उस बारे में। ये सभी एल्डर्स यहाँ अपने स्टूडेंट्स की और अच्छे से हाई लेवल कैसे ट्रेनिंग कराई जाए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ अब मेन हेड बोलते हैं कि डेमन से छुटकारा पाने के लिए मैं उत्तरदायित्व रखता हूँ। हमें फेंसियांग वैली और तियानयिन टेंपल को एक साथ मिलाना होगा, उनसे उनके डिसाइपल्स मांगने होंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। सिचुएशन हमारे लिए कैसी भी हो, ये टूर्नामेंट एक मौका है हमारे लिए सभी सेक्स को यूनाइट करने का। हम अपने टॉप 4 डिसाइपल्स को चुनेंगे और उन्हें एंशिएंट बैंफू केव में इन्वेस्टिगेशन करने भेजेंगे। जो इस टूर्नामेंट का विनर होगा उस पर भी अब हमारी सेक्ट टिकी होगी। सभी एल्डर्स मेन हेड की बात पर एग्री कर जाते हैं और फिर हम दूसरी तरफ जियाओ फैन को देखते हैं जो अपने बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं सीनियर सॉन्ग को एक लड़की दिखती है जो उससे बातें करने लगती है और सीनियर सॉन्ग उसके सामने शर्माने लगता है और जूनियर सॉन्ग का मजाक उड़ाने लगते हैं। असल में इस बहुत बड़ी सेक्ट के अंदर कई सारे पीक्स हैं और अब ड्रैगन पीक के डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। ड्रैगन पीक के अंदर ही लिन है। ड्रैगन पीक और दाजू पीक अब
एक दूसरे से मिलते हैं और ड्रैगन पीक के सीनियर की को देखकर वहाँ की लड़कियां उससे कहती हैं कि इस बार तुम हार मत जाना, जिस पर वो कहता है कि इस बार ड्रैगन पीक में काफी टैलेंटेड लोग हैं जो हमारी पीक को जरूर जिताएंगे। ये दोनों काफी हम्बल होकर बात कर रहे हैं और अब दोनों पीक्स के लोग अलग अलग लोगों से मिलने चले जाते हैं। लिन जिंग्यू ज़ियाओ फैन के पास आता है और लिन जिंग्यू को क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट यूज करनी आ गई है इसलिए वो और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये देखकर ज़ियाओ फैन काफी खुश होता है। वो दोनों काफी मजाक करते हैं जिसमें लिन कहता है कि अब हम टूर्नामेंट के अंदर भी लड़ाई करेंगे और इस बार वुडन स्वॉर्ड नहीं बल्कि असली स्वॉर्ड से। और फिर तभी उसका बंदर ज़ियाओ फैन के पास आ जाता है। एक लड़का बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़का ज़ियाओ फैन को देखकर समझ जाता है कि ये बंदर उसी का है। ये लड़का बहुत मजाकिया किस्म का है जो इस बंदर को पाना चाहता है क्योंकि असल में ये बंदर 3-eyed मंकी है जो बहुत यूनिक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ज़ियाओ फैन कहता है कि लेकिन इसकी तो 2 ही आंखें हैं, जिस पर वो बताता है कि अभी इसकी 3rd आई ओपन नहीं हुई है इसलिए ये बाकी मंकीज की तरह अभी जंगली है। अब फिर हर जगह ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और सभी डिसाइपल्स एरिना में आने लगती हैं। मेन हेड सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, फोकस लाना ही किसी चीज को मास्टर करने की है। वो ऐसे और भी भाषण देता है जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लड़का फिर से ज़ियाओ फैन से इस बंदर को खुद को देने को कहता है और इस बंदर के बदले वो उसे काफी कुछ देने लगता है, लेकिन ज़ियाओ फैन मना कर देता है। इस लड़के को सभी लोग शू बुलाते हैं और ये विन पीक से है। अब फिर सैक्रिफाइस स्वॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी हम उसकी मैजिकल स्टिक को देखते हैं जो अचानक एक्टिवेट हो जाती है और पानी के अंदर से वो बड़ा सा मॉन्स्टर फिर से बाहर निकल कर आ जाता है। मेन हेड तभी वहां जाकर उस मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से शांत कराता है और उसे पानी में भेज देता है। इस मॉन्स्टर का नाम लिन जुन है और सभी को लगता है कि लिन जुन भी इस सेरेमनी से खुश होकर यहाँ आया था, इसलिए सभी बहुत ज्यादा उत्साह से अब बाहर जाते हैं। अब फिर एक एडर जीतने वाले का नाम घोषित करता है और कहता है कि जो भी जीतेगा उसे ये हेक्सागोनल मिरर मिलेगा। शूशु बताता है कि ये मिरर असल में एक आर्टिफैक्ट है जो कई सदियों से चला आ रहा है। अब फिर एल्डर बताता है कि मैं सभी को नंबर्स दूंगा और जिसको जो नंबर मिलेगा उसको उस हिसाब से लड़ना होगा। 1 नंबर वाला 64 नंबर वाले से लड़ेगा, 2 नंबर वाला 63 नंबर वाले से, और ऐसे ही लड़ाई अब यहाँ होगी। और फिर वो कई सारी बॉक्स नीचे फेंक देता है जिसके अंदर नंबर्स लिखे थे। डिसाइपल्स रैंडमली बॉक्स को उठाने लगते हैं और सिर्फ लास्ट में एक बॉल बचती है जिसे ज़ियाओ फैन उठा लेता है। अब नंबर 1 और नंबर 64 को लड़ने के लिए बुलाया जाता है। अब नंबर 1 को बुलाया जाता है और नंबर 1 और किसी का नहीं बल्कि ज़ियाओ फैन का ही होता है। अब नंबर 64 को बुलाया जाता है, लेकिन नंबर 64 किसी ने नहीं चुना था, इसलिए ज़ियाओ फैन को बिना लड़े ही राउंड 2 के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। अब नंबर 2 और नंबर 63 को बुलाया जाता है और उनके बीच काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। ये नॉकआउट मैच हो रहे हैं और अब कई सारे मैचेस के बाद सन पीक के शेन तियानडो और बिग बैम्बू पीक की सीनियर गोल्डफिश जिसका असली नाम तियान लिंगर है उसको बुलाया जाता है। शेन तियानडो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसने पिछले मैचेस में एक साथ 2 मास्टर्स को एक साथ हरा दिया था, इसलिए सॉन्ग गोल्डफिश को सावधान करता है, लेकिन गोल्डफिश बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाती है और अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। तियानडो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर बहुत सारे पत्थर मारता है और वो उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पा रही होती क्योंकि तियानडो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ये देखकर कि गोल्डफिश हार रही है ज़ियाओ फैन को बुरा लगता है और वो वहाँ शूशु भी उसे तंग करने को आ जाता है। गोल्डफिश काफी मेहनत करने के बाद भी हार रही थी और जब तियानडो गोल्डफिश को पूरी तरह से पत्थरों में बांध देता है तो अचानक ज़ियाओ फैन का मैजिकल स्टोन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और एक मिस्टीरियस इनविजिबल शक्ति गोल्डफिश के आसपास आ जाती है और वो पत्थर अपने आप टूट जाते हैं और गोल्डफिश तुरंत तियानडो पर हमला कर देती है और उसके साथ साथ वो मिस्टीरियस इनविजिबल पावर भी तियानडो पर हमला कर रही है, इसलिए तियानडो गोल्डफिश से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उससे हारने लगता है। अब गोल्डफिश उसको अपने अटैक से बांधने की कोशिश करने लगती है। वहीं शूशु ज़ियाओ फैन को एक पियरलेस ऑफेंस नाम की एक बुक देता है। ज़ियाओ फैन कहता है कि वो इतनी वैल्यूएबल बुक नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन फिर भी शूशु बंदर लेने के लिए उसे ये बुक जबरदस्ती देने लगता है और ज़ियाओ फैन उस बुक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर कई सारे एडल्ट इमेजेस थे जिसे वो शर्माकर बंद कर देता है। और अब गोल्डफिश जीत चुकी है और वो ज़ियाओ फैन के पास आती है। ज़ियाओ फैन वो बुक उससे छुपाने की कोशिश करता है और बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और फिर तभी वहाँ ल्यू ज़ूज़ी आती है और सभी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान हो जाते हैं। फैंग शाओ जो कि लॉन्ग शू पीक से है और ल्यू ज़ूकी के बीच अब फाइट होने वाली है। फैंग शाओ उसे अपना इंट्रो देता है और अब उनके बीच फाइट शुरू होती है जिसमें फैंग शाओ तुरंत ल्यू पर हमला बोल देता है। ल्यू बिना डरे उससे सिर्फ डिफेंस करती है और उनमें बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लगती है, लेकिन ल्यू अब भी बिना डरे उस पर अटैक करके बड़ी आसानी से डिफेंस कर पा रही थी। फैंग उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगता है और उसके आसपास क्रिस्टल्स जमा देता है, लेकिन ल्यू आसानी से क्रिस्टल्स को तोड़कर उससे अब लड़ने के लिए आगे आती है और उनमें स्वॉर्ड फाइट होती है और ल्यू फैंग को आसानी से हरा देती है।
अब लूसूकी टॉप 32 में आ जाती है, लेकिन इस लड़ाई से आसपास के एल्डर्स इस लड़की के मास्टर से नाराज हो जाते हैं क्योंकि इसमें ल्यू बहुत ज्यादा क्रूएल हो गई थी। अब शूशु ज़ाओफैन के पास आता है और उसे मजाक करने लगता है कि क्या तुम्हें ल्यू पसंद आ गई है। अब फिर तभी उसका नाम अनाउंस होता है और अब शूशु की बारी है लड़ने की। अब ऐसे ही कई सारे मैचेस होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम सभी डिसाइपल्स को एक ब्रिज से होकर कहीं जाते हुए देखते हैं। अब ज़ाओफैन अपना नाम उस क्वालिफिकेशन बोर्ड में देखता है और वो अपना और तियानलिंगर यानी गोल्डफिश का नाम देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब कल उसका मैच होना है। अब रात हो जाती है और ज़ाओफैन को तियानलिंगर दिखती है और वो खुश होकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो तियान को एक लड़के के साथ देखता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त लिनजिंग का सीनियर है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तियानलिंगर उसके साथ बहुत खुश थी और वो दोनों बहुत मजे से बातें कर रहे थे। ये सब देख ज़ाओफैन के नीचे से जमीन खिसक जा रही थी और वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे वो और गोल्डफिश एक साथ खेला करते थे। अब उदास होता हुआ ज़ाओफैन उसके पास नहीं जाता और वहीं बैठ जाता है। अगले दिन अब हम ज़ाओफैन वर्सेस चू पोहोंग को देखते हैं। उनके बीच मैच होने वाला है, लेकिन ज़ाओफैन अभी भी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अब ये सोचने लगता है कि सब ये सोचते हैं कि मैं होपलेस हूँ, इसलिए उसने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। उसका ओपोनेंट पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही कुछ सोचते रहोगे या लड़ाई भी करोगे। वो फिर तुरंत ज़ाओफैन पर हमला कर देता है और ज़ाओफैन की तलवार टूट जाती है और वो खुद दूर जाकर गिरता है। ज़ाओफैन को गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी टूटी हुई तलवार से ही उससे लड़ता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे सिंगल हैंडेडली ही संभाल रहा होता है और ज़ाओफैन बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। अब ज़ाओफैन अपनी वो वाली मैजिक स्टिक निकालता है और उसे लड़ने की कोशिश करता है। ओपोनेंट उसका काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पीक वाले आखिर कैसे कैसे हथियार यूज करते हैं। वो भी तुम्हारे पीक से ही था ना जिसने अपना हथियार 3 डाइस को बना रखा था, और अब तुम ये लकड़ी की डंडी लेकर मुझे मारने आ गए। अब फिर तभी ज़ाओफैन साइड में दिखता है और गोल्डफिश अभी भी उसी के साथ बातें करते करते हंस रही थी। ज़ाओफैन को अब बहुत बुरी तरह गुस्सा आ जाता है और अपनी मैजिकल स्टिक को तलवार की तरह यूज करके वो अब लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उनमें लड़ाई होने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे पर ही भारी पड़ने लगते हैं और इसलिए ओपोनेंट अपने फुल पोटेंशियल में आकर उस पर हमला कर देता है और अब ज़ाओफैन फिर से हल्का पड़ने लगता है और कई चोट खाने लगता है। अब ओपोनेंट बहुत गोल्डन लाइट निकालता है और घायल हुए ज़ाओफैन पर फाइनल स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त ज़ाओफैन को समझाता है कि तुम इसकी लाइट से टच मत हो जाना, लेकिन तभी अब मैजिकल स्टिक में से फिर से काला धुआं निकलता है और अब पूरे एरिना के आसपास काला धुआं छा जाता है और उनको भी नहीं देख पाता। अब फिर तभी ज़ाओफैन उस पर हमला कर देता है और ओपोनेंट बाहर जाकर पड़ता है। वो बेहोश हो जाता है और अब ज़ाओफैन जीत चुका है। अब ज़ाओफैन टॉप 16 में आ जाता है और ये देखकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। अब शाम को बाकी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ज़ाओफैन ने उसे हरा कैसे दिया। चू यो होंग के लिए तो हम सोच रहे थे कि ये टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन ये तो ज़ाओफैन से ही हार गया। अब इस बात पर ही उनमें बहस होने लगती है कि ज़ाओफैन स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग है भी या नहीं, कि तभी वहाँ सीनियर सॉन्ग आकर उनकी लड़ाई शांत कराता है और फिर गोल्डफिश उन सभी को डांटती है क्योंकि उन्होंने ज़ाओफैन के ऊपर सट्टा लगाया था। दो बिशु जो पहले ज़ाओफैन से जलता था अब ज़ाओफैन की पार देखकर उसकी साइड लेने लगता है और इस दोगलेपन को देखकर गोल्डफिश उसे कहती है कि तुम जल्द से जल्द ज़ाओफैन से देखना माफी मांगने वाले हो। अब फिर वहाँ उनके मास्टर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति होगी। मास्टर फिर उन्हें ताने मारते हुए कहते हैं कि तुम भले ही सब जीत गए हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाती तो आज तुम यहाँ मरहम पट्टी लगाते हुए दिख रहे होते। तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तुम्हारा अगला ओपोनेंट लूज़ूकी है। हम सभी एल्डर्स को लगता है कि इस साल वो ही जीतने वाला है। और फिर वो ज़ाओफैन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम जीत जाओगे, अब कल भी तुम्हें ऐसे ही खेलना है। अब फिर मास्टर वहां से जाने लगते हैं और बाकी बच्चे ज़ाओफैन पर और ज्यादा सट्टा लगाने लगते हैं। अब अगले दिन उसकी लड़ाई पेंग चेन से होती है और शूशु पेंग चेन के बारे में उसे बताता है कि इसके पास ड्रैगन की पावर है, सो अगर तुम्हें डर लगने लगे तो तुम बिना लड़े हार मान लेना। जिस पर ज़ाओफैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। शूशु उसे एरिना में भेजते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी चोट लगने की चिंता है। और फिर ज़ाओफैन अपने ओपोनेंट के आगे आता है और अब अपनी बचपन की प्रैक्टिस को याद करता है कि कैसे उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी। सीनियर सॉन्ग ने पूरी श्रद्धा के साथ उसे पढ़ाया था। उसके सारे ब्रदर्स मस्ती में प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ की सीनियर लेडी उन्हें डांट कर शांत कराती थी। सीनियर सॉन्ग भी अब ज़ाओफैन को सीनियर लेडी के सामने अपनी ट्रेनिंग करने को कहते हैं, जिस पर ज़ाओफैन और गोल्डफिश एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ अब मास्टर भी आते हैं जो हमेशा उनकी देख रेख करते थे। अब ज़ाओफैन और पेंग चेन के बीच फाइट शुरू होती है और ज़ाओफैन अपनी वही मैजिकल स्टिक निकालता है और ये गंदे सी स्टिक देखकर वो हंसने लगता है और अब अपनी तलवार लेकर ज़ाओफैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके आसपास चारों तरफ आग लगा देता है। उस समय दूसरी तरफ गोल्डफिश और लूज़ूकी की लड़ाई हो रही होती है और सभी को पता था कि लूज़ूकी बहुत ताकतवर है, इसलिए वही जीतेगा। लूज़ूकी एरोगेंट थी जिसे आसपास का शोर भी पसंद नहीं आ रहा था और तभी वहाँ ड्रैगन पीक से की हाउ आता है। की हाउ वही है जिसे गोल्डफिश पसंद करने लगी थी और यही दोनों रात को घूम रहे थे। वो सभी के सामने गोल्डफिश को आई लव यू भी बोल देता है और उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। वहीं ज़ाओफैन से वो आग भी अब संभल नहीं रही है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। गोल्डफिश अपने फाइटिंग स्टाइल से लूज़ूकी को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लूज़ूकी उसके हर एक दाव से बच जाती है, इसलिए गोल्डफिश अब उसकी तलवार छीनने की कोशिश करने लगती है और छीन भी लेती है। ये देखकर लूज़ूकी कहती है कि मुझे तुमसे इस बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी और वो फिर अपनी तलवार लेने के लिए उससे हाथापाई करने लगती है और उन दोनों की लड़ाई से वो एक दूसरे में बन जाती है, जिससे गोल्डफिश को काफी दर्द हो रहा है और वो अब बुरी तरह हारने लगती है। उसके पिता ये देखकर दुखी हो जाते हैं और अपनी ही बेटी को कोसने लगते हैं। लूज़ूकी अब जीत जाती है और क्वार्टर फाइनल्स में प्रमोट कर दी जाती है।
उसके पिता अपनी किस्मत पर दुखी हो रहे थे कि तभी वहाँ घायल हुआ ज़ाओ फैन आता है। ज़ाओ फैन हालांकि अपने ओपोनेंट से जीत गया है, लेकिन वो काफी घायल हो गया है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सभी बच्चे ज़ाओ फैन को संभालते हैं और उसे रेस के लिए ले जाते हैं। मास्टर अपनी वाइफ से बात करता है कि लूसूकी आखिर इतनी ताकतवर कैसे है। उसके टीचर ने उसे इतना नहीं सिखाया है, लेकिन अचानक ये इतने सारे स्किल्स कैसे यूज कर रही है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन सीक्रेटली उसे ओल्ड 7 एक्सरसाइज सिखा रहा है। असल में मास्टर को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि लूसूकी ने इस सब टेक्निक की वजह से उसकी बेटी गोल्डफिश को हरा दिया है। उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी हार से खुद भी काफी दुखी है। मास्टर को इस बात से भी चिढ़ थी कि उसे उसके राइवलरी मास्टर के डिसाइपल से प्यार हो गया है। और फिर हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जो रात को उठता है और बाहर की तरफ जाता है जहां उसे गोल्डफिश रोते हुई दिखती है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है, जिस पर वो बताती है कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझे इतना क्यों डांटते हैं। उन्हें मेरी खुशी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरे हाल पर भी नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली डैड। उनके लिए मैं सिर्फ एक सेक्ट की डिसाइपल हूँ। उन्होंने कभी अपनी बेटी की तरह मुझे नहीं देखा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं की हाउ के साथ भाग जाऊंगी। हमने एक दूसरे से कसमें वादे कर दिए हैं, अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो भी मैं उसी के साथ जाने की कोशिश करूंगी। वो ये कहकर रोते हुए वहां से चली जाती है और ज़ाओ फैन ये सब देख सुनकर दुखी हो जाता है। और फिर अगले दिन का मैच स्टार्ट होता है जिसमें ज़ाओ फैन और लूसूकी आपस में फाइट शुरू करते हैं। मास्टर की वाइफ कहती है कि ज़ाओ फैन की बॉडी अभी भी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। सभी की नजर इस मैच पर है क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे हैं जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। ज़ाओ फैन आसपास दिखता है, लेकिन वहाँ गोल्डफिश उसे देखने नहीं आई है। गोल्डफिश की हाउ को देखने गई है। ये देखकर ज़ाओ फैन उदास हो जाता है। अब दोनों में फिर लड़ाई शुरू करते हैं और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है जहां दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन लूसूकी को अपर हैंड मिल जाता है और वो ज़ाओ फैन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ज़ाओ फैन फिर खड़ा होकर उससे लड़ने के लिए जाता है और फिर से उनमें फाइट होने लगती है। लेकिन हर एक कोशिश के बाद भी ज़ाओ फैन हारता जा रहा है और अब ज़ाओ फैन को काफी मार पड़ती है, जिसके बाद मैच खत्म करने के लिए लूसूकी अपनी फ्लेम्स का यूज करके उसे हराने की कोशिश करती है। लेकिन ज़ाओ फैन का मैजिकल वेपन उसकी फ्लेम को नलिफाई कर देता है और अब ज़ाओ फैन के पूरे शरीर में उसकी फ्लेम्स है और अब उनमें जो फाइट होती है उसमें ज़ाओ फैन जीतने लगता है। लूसूकी के मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करती है कि उसकी टीचर ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक दी थी जिसे वो तभी यूज करेगी जब बहुत इमरजेंसी होगी, और अब वो इस टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करती है। उसकी टीचर ने कहा था कि अगर बिना सोचे समझे डिवाइन स्वॉर्ड का यूज थंडर को कंट्रोल करने के लिए करोगी तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। लूसूकी इस टेक्निक का यूज करने लगती है और आसपास बिजली चमकने लगती है और वो थंडर को एक्यूमुलेट करके ज़ाओ फैन पर छोड़ने जा रही है। ज़ाओ फैन को भी अब काफी गुस्सा आ रहा है और वो सोच ही रहा है कि गोल्डफिश किसी और से प्यार करती है और उसके बारे में सोचती रहती है। वो भी गुस्से में अपनी फ्लेम्स का यूज करके लूसूकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उनकी बात आपस में टकराने वाली ही होती है कि तभी वहां ज़ाओ फैन को गोल्डफिश की इतनी ज्यादा याद आती है कि लूसूकी में भी उसे गोल्डफिश दिखने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या तुम अब मुझे भी भूल जाओगी। और ये सोचकर वो अपने अटैक को वहीं स्टॉप कर देता है और ये देखकर लूसूकी हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपने अटैक को छोड़ चुकी थी इसलिए वो अटैक को स्टॉप नहीं कर पाती और ज़ाओ फैन उसके अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब लूसूकी को फाइनल्स में प्रमोट कर दिया जाता है और सभी लूसूकी की टीचर को कांग्रेट्स करते हैं। अब ड्रैगन पीक का मास्टर सेक्ट मास्टर के आगे आकर कहता है कि मुझे ज़ाओ फैन में कुछ अजीब लगता है। ज़ाओ फैन जेड ट्रेनिंग रियलम की मदद से अभी सिर्फ 4th लेवल पर ही पहुंचा है। उसने इतना खास मैजिकल वेपन प्राप्त कर लिया है जो गॉड वेपन के जितना ताकतवर है। मेरे पास उससे काफी ताकतवर डिसाइपल है, लेकिन किसी के पास भी ऐसा वेपन नहीं है। मुझे इसमें इविलनेस की शैडो दिख रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या इसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसकी मैजिक वैंड को देखकर ड्रैगन सेक्ट के मास्टर उसको कोड में ले आते हैं और कहते हैं कि ये वैंड ब्लड से बना है। ज़ाओ फैन ड्रैगन पीक के मास्टर जिनका नाम कैंग सॉन्ग है उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था। कैंग सॉन्ग कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन इविल और क्रूएल मेथड है, ये नॉलेज डेमन्स को होती है, तो तुम्हारे पास ये मैजिक वैंड आखिर आया कैसे? तुम जरूर कोई जासूस हो। ये सुनकर उसका मास्टर गुस्से में ज़ाओ फैन का डिफेंड करते हुए खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो भला ये इस वेपन को सबके सामने यूज करने से डरता क्यों नहीं। कैंग सॉन्ग कहता है कि डेमन्स बिना सोचे समझे भी कई बार काम करते हैं और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बेवकूफी की हो। मास्टर गुस्से में कैंग सॉन्ग की बात को काटते हुए कहते हैं कि ये 5 साल से यहाँ है और कभी भी माउंटेन के नीचे नहीं गया, आखिर ये कैसे डेमन्स के साथ कांटेक्ट बना सकता है और उनका स्पाई हो सकता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि जरूर डेमन्स ने चालाकी से इस स्पाई को यही प्लान किया हो, इसलिए अब क्विंगी सेक्ट के लॉस के अकॉर्डिंग इसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही मास्टर ज़ाओ फैन के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो समझ लो मुझसे दुश्मनी ली, और इन दोनों मास्टर्स में थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है, इसलिए सेक्ट मास्टर को खुद बीच में उतरना पड़ता है। वो इन दोनों को शांत कराता है। कैंग सॉन्ग कहता है कि मुझे इसे 3rd डिग्री देकर इंटेरोगेट करने दिया जाए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मास्टर फिर से खड़ा होकर उसे चुप कराता है और सेक्ट मास्टर अब कहते हैं कि भले ही मैजिक वैंड के अंदर ईविल ऑरा है, लेकिन इसके अंदर की जो पावर है ये बाकी डेमोनिक फ्लो के ऑरा से अलग है। हमारी क्यूंगी सेक्ट हमेशा सच्चाई का साथ देती है और सभी के साथ जस्टिस करती है, बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती है। वो फिर कैंग सॉन्ग को डांटते हुए कहता है और आपकी नॉलेज भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। वो फिर ज़ाओ फैन को कहते हैं कि तुम टॉप 4 में आए हो, इसलिए तुम्हें टॉप 3 के साथ माउंटेन के नीचे जाने का अधिकार है, लेकिन तुम इस मैजिकल वैंड को यूज नहीं कर सकते। जब तुम वापस आओगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे।
ज़ाओफेन उनसे आज्ञा लेकर अब चला जाता है और ये चारों लोग अब ट्विंक्यू सेक्स से विदा लेते हैं। ज़ाओफेन जब यहाँ आया था तब भी दुखी था और अब जब यहाँ से जा रहा है तब भी दुखी है। वो सीनियर से कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बदला है, जिस पर सीनियर कहता है कि क्विंक्यू सेक की यही तो खासियत है, ये कभी नहीं बदलता है। अब सभी स्वॉट पर चढ़कर नीचे जाने लगते हैं और फाइनली उड़ते उड़ते वो हे यांग सिटी में पहुंच जाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉस्पेरस जगह है और यहाँ पहुंचने की कोशिश में सब काफी एक्साइटेड है। ज़ाओफेन थोड़ा स्लो था, इसलिए जब उससे उसके स्लो का रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे अभी उसके वेपन पर उड़ने की आदत नहीं हुई है। अब अंदर शहर में जाकर वो बाजार को देखने लगते हैं। यहाँ हर तरह की चीजें मौजूद है और ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। सभी लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं, लेकिन सीनियर उन सभी से चलकर पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहता है। सभी लोग क्विंक्यू सेक के डिसाइपल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए माउंटेन के ऊपर जाकर क्विंक्यू सेक में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। उन्हें क्योंकि भूख भी लग गई थी, इसलिए वो शहनाई पेवेलियन होटल में रुकते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। एक सीनियर बताता है कि यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और यहाँ का खाना काफी अच्छा है, ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। वो लोग टेबल पर बैठते हैं और ज़ाओफेन सीनियर शुशु से पूछता है कि यहाँ सबसे अच्छा क्या है, जिस पर वो मेन्यू देखकर सबसे अच्छी डिश ऑर्डर कर देता है। ज़ाओफेन पूछता है कि आखिर आपको इस जगह के बारे में इतना कैसे पता है, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, यहाँ मैं कई बार छुपकर आ जाया करता था। अब उनका खाना आ जाता है और वो बड़े ही शौक से खाना खाने लगते हैं। उन्हें फिश भी काफी अच्छी लगती है और वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये फिश बहुत फ्रेश है और खुद भगवान भी ऐसी टेस्टी फिश नहीं बना सकते हैं। अब वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ ऊपर से एक लड़की आती है जो वॉल्टर से कहती है, बेकार में तुम इनको पागल बना रहे हो, लगता है तुम्हें शंघाई रेस्टोरेंट की शान अब और पसंद नहीं, इसलिए तुम झूठ बोलने लगे हो। ये फिश ज़ूकाओ माउंटेन से लाई गई है जो यहाँ से कई हजारों माइल्स दूर है। जरूर ये फिश फिर काफी पहले ही मर गई होगी, सो तुम इन्हें फ्रेश तो बिल्कुल मत कहो। वॉल्टर कहता है कि ये सच है कि ये फिश ज़ूकाओ माउंटेन से आई है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स भी वहाँ से फिश लाते थे और वहाँ की फिश कभी खराब नहीं होती है। इनको भी फिश का स्वाद काफी पसंद आता है, इसलिए वो फिश खाना चाहते थे। और फिर तभी वहाँ कोई इस लड़की को कस्टमर को इरिटेट न करने को कहता है और ऊपर बुला लेता है। ये लड़की काफी सुंदर थी, इसलिए सब इसकी सुंदरता से अमेज हो गए थे। इसका नाम भी याओ है। अब खाना खाकर सभी रूम्स में सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी सीनियर लू ज़ाओफेन को रोकती है और उससे कुछ पूछना चाहती है। असल में वो जानना चाहती है कि लड़ाई के वक्त ज़ाओफेन लड़ते लड़ते अचानक क्यों मुझे करीब से देखकर रुक गया था। वो शर्मा रही थी और ज़ाओफेन से पूछ भी नहीं पा रही थी, इसलिए ज़ाओफेन जब उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और पूछ ही लेती है कि आखिर वक्त पर तुम क्यों रुक गए थे। ज़ाओफेन कहता है कि अच्छा उस दिन। सीनियर लू पूछती है कि क्या तुमने वो किसी रीजन या पर्पस के लिए किया था और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वो ये सब शर्मा कर पूछ रही थी, लेकिन ज़ाओफेन कहता है कि अभी उस स्किल पर मेरी अच्छी ग्रिप नहीं थी, इसलिए मैं गलती से रुक गया। ये सुनकर सीनियर लू ऑफेंड होकर वहां से चली जाती है। अब फिर ज़ाओफेन सोने चला जाता है और तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो खून के समुद्र में डूब रहा है और फिर डर के मारे फिर से उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर टहलने चला जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर क्यों हर रात वो बाहर जाता था। वो बाहर भी याओ को देखता है जो फूल देख रही थी और उसे तोड़ रही थी। ज़ाओफेन आकर उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम इतने अच्छे खिलखिलाते हुए फ्लावर्स को क्यों तोड़ रही हो। याओ उसके पास आकर कहती है कि मैंने इस फ्लावर को तोड़ा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है भला, मैं इस फ्लावर को सूंघना चाहती हूँ। वो ये सब मजाक में कह रही है, जिस पर ज़ाओफेन सीरियस होकर कहता है कि फ्लावर को भी दर्द होता है और देखो ये फ्लावर अब रोने भी लगा है। उसकी बात सुनकर यीबाओ हंस पड़ती है और कहती है कि मैंने पहला कोई वॉरियर देखा है जिसे फूल के आंसू दिख रहे हैं। वो फिर मजाक में उसका नाम पूछती है, जिस पर वो चढ़कर उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ या ये फ्लावर। इस पर शर्माते हुए वो उसको सुंदर बोल देता है, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सभी मुझे बचपन से यही कहते आए हैं। और फिर ज़ाओफेन चढ़कर वहां से चला जाता है और बी याओ को ज़ाओफेन की ये बात कि उसे फ्लावर्स के आंसू भी नजर आ रहे हैं ये बहुत पसंद आई थी। अब बी याओ नहर किनारे खड़ी होकर फ्लावर को देख रही थी कि तभी उसके पास उसकी आंट आती है। आंट कहती है कि वो 4 लोग जो आए हैं वो क्विंक्यू सेक से हैं, जो उनमें से लीडर है वो लॉन्ग शॉ फैंग पीक से है, लेकिन बाकी 3 को मैंने कभी नहीं देखा है। बी याओ कहती है कि उनमें से एक को मैं जानती हूँ, उसका नाम ज़ाओफेन है। अब आंट उसके हाथ में जब फ्लावर देखती है तो कहती है कि ये तो मेरे मैजिक वेपन की तरह है, मुझे ये लिटिल फ्लावर अच्छे से याद है, हूँ कि माउंटेन के ऊपर ये फ्लावर बिछा हुआ है जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। अब वो इससे आगे कुछ कहती, बी याओ उसे रोकते हुए कहती है कि उनके बारे में कुछ मत कहो, लेकिन आंट इमोशनल होकर उसे समझाती है कि तुम क्लान लीडर की बेटी हो, क्लान लीडर ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। बी याओ गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों इतने सालों से वो मुझे देखने नहीं आए। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है और इसका मुझे रिग्रेट भी है। अगर मॉम आज जिंदा होती तो हमारी फैमिली पहले की तरह फिर से खुशहाल होती। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इस फ्लावर को देखकर वो बार बार सैड फ्लावर क्यों कह रही थी। उसकी मॉम ने उसके मैजिक वेपन का नाम सैड फ्लावर रख दिया था। अब वो अपनी आंट से जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले में समय बिताना चाहती थी। आंट उसको खुद का ध्यान रखने को कहकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चारों लोग उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं और ईस्ट में जो उन्हें माउंटेन दिख रहा है वो माउंटेन कॉन्सैंग है। यहाँ से वो 3000 माइल्स दूर है। वो पूरा रेड से भरा हुआ माउंटेन है जहाँ कई सारे डेमन स्पिरिट है। 800 साल पहले वो डेमन्स के मिलने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ क्या है वो बहुत रहस्यमयी है और ये वही जा रहे हैं। ये लोग 10 दिनों से उड़ते जा रहे हैं और अब ये पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ इन्हें इंसेंस वैली और तियानी टेम्पल के लोग भी मिलेंगे। अब थोड़ी देर में वो फाइनली कॉन्गसैंग माउंटेन पहुंच ही जाते हैं। अब वो जैसे ही उतरते हैं बहुत सारे चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं। ये कॉन्गसैंग माउंटेन बैट है जिनको ह्यूमन ब्लड काफी पसंद होता है और फिर तभी उन्हें 1000 बैट की दिखती है। ये बैट्स बहुत सारे थे
इसलिए इन्हें लड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि ये बैट्स लाइट से डरते हैं। वो तुरंत फिर चमकने वाली शील्ड क्रिएट करते हैं जिससे बैट्स वहां से डरकर भाग जाते हैं। और फिर वहां तभी त्यानई टेम्पल और इंसेंस वैली के कई सारे 3 मॉन्क और 2 वॉरियर आते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अब ये केव के अंदर जाने का डिसाइड करती है। असल में ये जगह डेमन से भरी हुई है और वो बैट्स तो केवल एक प्रकार के डेमन ही थे। क्या इनका सामना कई सारे डेमन से होगा और इनका काम डेमन को मारना ही है। मॉन्क सभी को केयरफुल रहने को कहते हैं क्योंकि आसपास एकदम से काफी सन्नाटा आ गया है। एक मॉन्क ज़ाओफैन से कहता है कि आगे खतरा है, इसलिए तुम चाहो तो हमारे पीछे चल सकते हो। ज़ाओफैन ये देखकर हैरान हो जाता है और मॉन्क से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो। मॉन्क कहता है कि तुमने टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम 7 मेरिडियंस में बना लिया है। ये सुनकर ज़ाओफैन शर्मा जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो गुफा की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। ज़ाओफैन कहता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसी केव्स देखी थी। ये केव भी बहुत अंधेरी और गहरी है, इसलिए हमें सावधान होना होगा। मॉन्क कहता है कि तुम्हें अपना बचपन अभी भी अच्छे से याद है। ज़ाओफैन बचपन की यादों को सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ बाप मर गए थे। लेकिन तभी वहाँ एक हलचल होती है और सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं। सीनियर लाइट से आसपास देखने की कोशिश करते हैं और उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई डेमन प्रैक्टिशनर मौजूद है। फिर वो तुरंत उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। मॉन्क अलग अलग ना होने को कहता है क्योंकि अगर सब अकेले हो गए तो वो हमें मार सकता है। अब तभी वो डेमन प्रैक्टिशनर पीछे से आ जाता है और हमला कर देता है। ज़ाओफैन अपनी मैजिकल वेपन को निकालकर खड़ा हो जाता है लेकिन हर जगह धुआं होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक डेमन प्रैक्टिशनर ज़ाओफैन के आगे आ जाता है। ज़ाओफैन अपने वेपन का यूज करके उसे बचाने की कोशिश करता है और उनमें फाइट होने लगती है। ज़ाओफैन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू दूसरे डेमन प्रैक्टिशनर से लड़ रही है। यहाँ कई सारे डेमन्स एक साथ आ गए हैं और न चाहते हुए भी ये सभी लोग अब अलग अलग हो जाते हैं। सभी लोग डेमन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डेमन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब डेमन बॉस आता है जो कहता है कि क्या इंसानों के पास यही उनके 20 वॉरियर बचे थे। क्या उनके पास और कोई नहीं बचा जो बच्चों को लड़ने के लिए भेज दिया। इसका नाम ब्लड बॉस है और क्विंक्यूसेक की इस टीम का लीडर कहता है कि अभी तक तुम जिंदा हो। ब्लड बॉस कहता है कि मेरे जिंदा होने की खबर बाहर तक नहीं जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अब ये कहकर वो तुरंत इन पर हमला कर देता है। ये डेमन्स इनको पीट रहे होते हैं क्योंकि ये काफी शक्तिशाली हैं और इसी बीच एक डेमन ज़ाओफैन को पीछे से पकड़ लेता है और उसका खून चूसने के लिए तैयार हो जाता है। वो ज़ाओफैन की गर्दन पर हमला करके उसका खून चूसने लगता है और ज़ाओफैन खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है लेकिन हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। इसलिए जब वो बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी वो अपने मैजिकल वेपन को बुलाता है और उसको डेमन की छाती में दे मारता है। ये मैजिक वेपन उसको लगते ही उसके अंदर विस्फोट होने लगता है और उसकी बॉडी सुन पड़ जाती है। इस डेमन का नाम लाओसान है और ब्लड बॉस ये देखकर कि लाओसान कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। वैम्पायर दफा आखिर हिल क्यों नहीं रहा है। उसका एक डेमन वहां जाकर देखने लगता है और बाकी लोग अब डेमन बॉस के पास आकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डेमन ज़ाओफैन के पास वैम्पायर दफा को मरा हुआ देखता है और ज़ाओफैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो डेमन ज़ाओफैन से डर जाता है और कहता है कि तुम तो ब्लड सकिंग ओल्ड मैन हो। अब वहाँ सीनियर लू आती है जो उस डेमन को चुप कराती है और उसे लड़ने के लिए आगे जाने लगती है। डेमन सभी डेमन्स को बता देता है कि वैम्पायर दफा मर गया है। बॉस तुरंत उन्हें अभी के लिए यहाँ से भागने को कहता है और ये सुनकर डेमन वैम्पायर दफा की डेड बॉडी उठाकर तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ाओफैन के हाथों अभी ये क्या हो गया है उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था लेकिन मॉन्क्स अभी उनसे बातें ना बनाने को कहकर उनका पीछा करने को कहते हैं और वो सभी फिर आगे बढ़ते हैं। ज़ाओफैन का मैजिकल वेपन बहुत जोर से ग्लो कर रहा है और आगे चलकर उन्हें एग्जिट दिखाई जाती है लेकिन इस एग्जिट पर लाइट है और उन्हें कुछ डाउट होता है। डेमन्स क्या पता परछाई में छुपे हो। अब आगे चलते चलते उन्हें एक पत्थर पर नेक्रोमेसी लिखा हुआ दिखता है। ये एक तरह का स्पिरिट्स और डेड सोल को कंट्रोल करने का मंत्र है और ये असल में ब्लड रिफाइनिंग हॉल के फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए हैं। सीनियर कहता है कि अच्छा है कि हम गहराई तक आ गए क्योंकि हमारा मेन काम डेमन्स को मारने का ही है और यहाँ से ज्यादा डेमन्स उन्हें भला और कहाँ मिलेंगे। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी सीनियर लू के ऊपर एक पत्थर आकर गिरने लगता है लेकिन सही समय पर ज़ाओफैन वहां आकर उसे बचा लेता है लेकिन वो पत्थर कई सारे टुकड़ों में बटकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन सीनियर लू अपनी स्वॉर्ड की मदद से खुद को और ज़ाओफैन को बचा लेती है और फिर सीनियर लू उस मॉन्स्टर को जो ये सब कर रहा है लोकेशन पता लगा लेती है और उस पर हमला कर देती है। ये 2 डेमन्स हैं और इन्हें मॉन्स्टर क्लाउन कहते हैं। अब एक लेडी डेमन जिसका नाम यू यू है वो भी आती है और इनको वो कच्चा चबा जाने की बात करती है। अब पीछे से वो पुराने वाले डेमन भी आ जाते हैं जिसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी। इसका नाम तो अभी नहीं बताया इसलिए हम इसे स्वॉर्ड डेमन कहेंगे। अब डेमन बॉस भी आता है और कहता है कि हमारी ब्लड रिफाइनिंग हॉल ने बहुत टाइम से किसी को नहीं मारा है। अब डेमन फिर इन पर हमला कर देते हैं और ज़ाओफैन और उसके साथियों को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर का सामना करना पड़ता है और इससे बचने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं और हर जगह धुआं हो जाता है। ज़ाओफैन से लड़ने के लिए स्वॉर्ड डेमन आता है जो धुएं में छुप छुप कर ज़ाओफैन पर हमला कर रहा है लेकिन अब वो एकदम उसके सामने आ जाता है और दोनों में 1-to-1 कॉम्बैट बैटल स्टार्ट हो जाती है। ज़ाओफैन को काफी मार्शल आर्ट्स भी आती हैं और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा है उसकी स्किल इंप्रूव होती जा रही है और वो डेमन स्पॉट पर भारी ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू मॉन्स्टर क्लाउन के मास डेमन से लड़ रही है। मास डेमन पत्थरों से सीनियर लू पर हमला कर रहा है लेकिन सीनियर लू हर बार उसके हमले से बच जाती है और फिर अचानक मास डेमन गायब हो जाता है। वो फिर बाकी लोगों को देखने जाने लगती है। ज़ाओफैन काफी मेहनत के बाद स्वॉर्ड डेमन को हराने में कामयाब हो ही रहा है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां बॉस डेमन आकर स्वॉर्ड डेमन को बचा लेता है। अब स्वॉर्ड डेमन उस पर अटैक कर देता है लेकिन सीनियर लू ज़ाओफैन को बचा लेती है। अब बॉस डेमन को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो खुद सीनियर लू से लड़ने जाने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ इनके ग्रुप का लीडर लेडी यूयू से लड़ रहा है और लेडी यूयू को फ्रोजन इनटू वॉल की टेक्निक का यूज करके हराने ही वाला था कि तभी वहां बॉस डेमन आकर उसे बचा लेता है और उसी बॉस के पास जाकर उनकी हेल्प करने को कहता है। यूयू डेमन बॉस के पास जाने लगती है और वहीं डेमन बॉस सीनियर लू को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीनियर लू काफी ताकतवर होने की वजह से उसके हर ट्रैप को तोड़ते हुए उस पर काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन पीछे से एकदम यूयू आ जाती है जो सीनियर लू को अपने चुंबक में फंसा लेती है। ये देखकर ज़ाओफैन तुरंत सीनियर लू को बचाने के लिए आता है, लेकिन स्वाट डेमन ज़ाओफैन पर फिर से हमला कर देता है। ज़ाओफैन को गुस्सा आ जाता है और वो यूयू को सीनियर लू को छोड़ने को कहता है, जिस पर सीनियर लू कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस इन डेमन से पीछा छुड़ाने पर ध्यान दो। अब डेमन बॉस ज़ाओफैन से लड़ने के लिए आता है और ज़ाओफैन अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करके लड़ने लगता है और फिर मौका पाकर यूयू पर भी हमला कर देता है, जिससे सीनियर लू आजाद हो जाती है और वो तुरंत फिर डेमन बॉस पर हमला कर देती है। डेमन बॉस अब अकेला ही उनसे लड़ने को आगे आता है और वो पहले ज़ाओफैन से कॉम्बैट फाइट करने लगता है और फिर यूयू वहां आकर सीनियर लू से फाइट करने लगती है। अब इस बार सीनियर लू यूयू को दूर हटाकर घायल कर देती है और फिर तभी स्वॉट डेमन सीनियर लू से लड़ने को आ जाता है। उन दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसके अंत में सीनियर लू डेमन स्वॉट को मात दे देती है और फिर वो तुरंत ज़ाओफैन के पास आकर डेमन बॉस से लड़ने को तैयार हो जाती है। अब डेमन बॉस हंसते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से भागने का मत सोचना, जिस पर सीनियर लू कहती है कि आखिर भागने को कह भी कौन रहा है। डेमन बॉस अब किसी खास टेक्निक का यूज करने लगता है। उनको समझ नहीं आता कि किस तरह की डेमन टेक्निक है, लेकिन फिर भी उन्हें उसे रोकना तो था ही, इसलिए वो तुरंत उस पर हमला कर देती है। सीनियर लू अपनी तलवार से उसकी टेक्निक को रोकने के लिए जाती है, लेकिन एंड मौके पर डेमन बॉस स्कारलेट डेमन आई का यूज कर देता है, जिससे सीनियर लू दूर जाकर गिरती है। ये स्कारलेट डेमन आई है और इसकी नजर जिस पर भी पड़ती है उस पर काफी बड़ी एनर्जी का वेव आता है और अब ज़ाओफैन पर वो इससे हमला कर देता है, लेकिन ज़ाओफैन बड़ी कोशिश करने के बाद अपनी मैजिकल स्टिक से उसके हमले को नलिफाई कर देता है। ये देखकर डेमन बॉस समझ नहीं पाता कि आखिर इस स्टिक में ऐसा क्या है जो मेरी स्कारलेट डेमन आई को भी नलिफाई कर गया। सीनियर लू काफी घायल हो गई है और उसकी स्वॉट भी अब खराब हो गई है, इसलिए ज़ाओफैन उसे यहाँ से पहले जाने को कहता है और फिर वो खुद आगे आकर डेमन बॉस पर हमला कर देता है। डेमन बॉस काफी शक्तिशाली है और वो ज़ाओफैन पर काउंटर अटैक करता है और दोनों में इमेंस लेवल की कॉम्बैट फाइट होने लगती है और फिर तभी वहाँ डेमन स्वॉट और यूयू भी एक साथ अकेली ज़ाओफैन पर हमला कर देते हैं और फिर डेमन बॉस वहाँ आकर ज़ाओफैन को धक्का दे देता है, जिससे ज़ाओफैन पीछे खाई में गिरने लगता है। सीनियर लू तुरंत ज़ाओफैन को बचाने के लिए वहां जाती है और वो भी उसके पीछे खाई में कूद जाती है। अब डेमन बाकी लोगों के पास चले जाते हैं और वहीं सीनियर लू गिरते हुए ज़ाओफैन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तलवार को पहाड़ पे गाड़ देती है, लेकिन वो तलवार वहां से फिसल जाती है। लेकिन तभी सीनियर लू एक शील्ड क्रिएट करके खुद को और ज़ाओफैन को अंत में बचा ही लेती है। वहीं डेमन बॉस सब बाकी लोगों पर अपने स्कारलेट डेमन आई से हमला कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे ये हथियार इसके सामने कुछ नहीं है, अगर तुम सभी मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो तुम्हारी परेशानी में कम कर दूंगा। सीनियर कहता है कि हम तुमसे ज़ाओफैन और सीनियर लू की मौत का बदला जरूर लेंगे और अब वो एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी डेमन बॉस को एक डेमन बताता है कि इनके और भी लोग यहाँ आ गए हैं और हमारी ट्रेजर रिफाइनाइट साइड पर कोई हमला कर रहा है और उसको तबाह कर रहा है। अब सीनियर तभी मौका पाकर डेमन बॉस पर हमला कर देती हैं और इस अचानक हुए हमले से उसकी डेमन आई नष्ट हो जाती है और सीनियर उसको हराने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डेमन बॉस को अभी अपने ट्रेजर रिफाइंस को बचाना था, इसलिए वो यहाँ से इन्हें यहीं छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि हमने इनके 2 आदमियों को तो मार ही दिया है और अब पहले हमें ट्रेजर रिफाइन को बचाना चाहिए। वो लोग डेमन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन सीनियर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि पहले हमें ज़ाओफैन और सीनियर लू को ढूंढना है। वहीं अब नीचे खाई में गिरे हुए वो दोनों में से सीनियर लू की आंखें खुलती हैं। ज़ाओफैन अभी भी बेहोश था और तभी वहाँ कई सारे स्पिरिट स्कल्स आने लगते हैं। सीनियर लू तलवार से उन्हें दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो शील्ड बनाती है, लेकिन ये स्कल्स उसकी शील्ड को भी तोड़ देते हैं। लेकिन रहस्यमय तरीके से वो सभी स्कल्स ज़ाओफैन की बॉडी और ज़ाओफैन के मैजिकल स्टिक के अंदर जाने लगते हैं और ज़ाओफैन की मैजिकल स्टिक एक्टिवेट हो जाती है और ऐसा लगता है मानो वो अपग्रेड हो रही हो। वो स्कल फिर से अपने आप वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां एक राक्षसी पेड़ सीनियर लू पर हमला कर देता है। अब सीनियर लू को उससे लड़ना है और वो पास जाकर उसको काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पेड़ उसे पकड़ लेता है और उसे बांध लेता है। वो बेहोश हुए पड़े ज़ाओफैन को भी पकड़ लेता है और अब उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर को खींचने लगता है, लेकिन तभी ज़ाओफैन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत अपने मैजिकल वेपन को बुलाकर खुद को आजाद करता है और फिर सीनियर लू को छुड़वाकर पेड़ पर हमला कर देता है और वहां जाकर पेड़ की आंख फोड़ देता है, जिससे वो राक्षसी पेड़ नष्ट हो जाता है। वो फिर सीनियर लू को संभालता है, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। काफी कोशिश करने के बाद वो उसे उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील करने लगता है। सीनियर लू हालांकि उसे रोकती भी है कि अपने आप को इतना पुश मत करो, लेकिन ज़ाओफैन नहीं रुकता और उसे हील करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक स्पिरिट फ्लावर आता है, जिससे ज़ाओफैन का ध्यान भटक जाता है और फिर तभी वहाँ बियाओ आती है और वो ज़ाओफैन से कहती है कि ये जगह तो काफी अच्छी है। शनाई पैवेलियन में बिछड़ने के बाद हम फिर से मिल गए। ज़ाओफैन सीनियर लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जब वो हाँ कहती है तो ज़ाओफैन आगे बढ़कर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि हम यहाँ ब्लड ड्रॉप केव के लिए आए हैं, क्या तुम्हें पता है कि ब्लड ड्रॉप केव कहाँ है। ज़ाओफैन जब उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी वेस है, जिस पर वो कहती है कि तुम बात छुपाने में बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुम लोगों से वो मुझसे छीनने नहीं दूंगी।
अब फिर वहाँ उसकी आंट याओ यूई भी आ जाती है और वो इन पर ये कहकर हमला कर देती है कि इनको पकड़ लो और बाकी इनका जो होगा वो सेक्ट मास्टर संभाल लेंगे। सीनियर लू शील्ड बनाकर इनसे बचती है और वो ज़ाओ फैन को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आकर इन सभी पर हमला कर देता है। ज़ाओ फैन अपने मैजिकल वेपन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना शक्तिशाली था कि वो उसको उसके मैजिकल वेपन के समेत दूर फेंक देता है। ज़ाओ फैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर मौका पाकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक मॉन्स्टर पर असर नहीं कर रहा था। भाग्यू और आंट भी वहाँ आकर मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती है और सिस्टर लू अपनी तलवार से उसके ऊपर छोड़कर उसके काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी को कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए भाग्यू और सीनियर लू एक एक साइड से उस पर एक साथ हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी से उन दोनों को दूर फेंक देता है। ज़ाओ फैन सीनियर लू को गिरने से बचाता है और आंट भाग्यू को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर के पास जाने लगती है, लेकिन उसकी आंट उसे रोककर कहती है कि कुछ भी जोश में आकर ऐसा मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। ज़ाओ फैन घायल हुई सीनियर लू को गोद में उठाकर अपने मैजिकल वेपन का यूज करके वहां से उड़कर भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। इसलिए ज़ाओ फैन सीनियर लू को एक पत्थर के पीछे बैठाकर खुद मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और अपने मैजिकल वेपन का यूज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बाकी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए आंट के मना करने पर भी आगे बढ़ती है और ज़ाओ फैन अपनी सूझबूझ और अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को दर्द देने में कामयाब हो पा रहा था। अब बागी भी उस पर अपना अटैक करती है और उसकी बॉडी पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों मिलकर भी मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे और अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ लड़ाई की वजह से पहाड़ टूट जाती है और एक गुफा निकलकर बाहर आती है जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। बाकी तुरंत वहाँ जाने लगती है और ज़ाओ फैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मॉन्स्टर का सारा ध्यान अब ज़ाओ फैन को मारने पर था, इसलिए ज़ाओ फैन को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो उड़कर कैसे न कैसे करके वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है मॉन्स्टर अपनी एनर्जी छोड़ता है, जिससे वहाँ फिर से पहाड़ टूटने लगते हैं और एंट्री गेट बंद हो जाता है। यानी अब ये दोनों इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकी उसे ताना मारती है और कहती है कि तुम्हारी हड्डी टूट चुकी है, फिर भी इतना साहस दिखा रहे हो। अब देखा क्या हुआ साहस दिखाने से, मैं तुम जैसे गंदे लड़के के साथ यहाँ इस गुफा में बंद हो गई हूँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अगर अब ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये यही पड़े पड़े मर जाएंगे, इसलिए ये बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू के बाकी साथी आ जाते हैं और वो सीनियर लू को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये दोनों जिंदा हैं। वो सीनियर लू से ज़ाओ फैन के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेहोश होने की वजह से उसको नहीं पता चला कि ज़ाओ फैन कहाँ चला गया है। सभी लोग आसपास ज़ाओ फैन को खोजने लगते हैं। आंट ये सब छुपकर देख रही थी। वहीं ज़ाओ फैन गुफा के अलग अलग चेंबर में जाकर एग्जिट खोज रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और यही हाल बागुइयो का था और वो दोनों फिर से खोजते खोजते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी ये एक डेड एंड है। लेकिन तभी ज़ाओ फैन कहता है कि मुझे ब्लड स्टोन दिखा और इस पर वो आश्चर्य जताते हुए पूछती है कि वो कहाँ है। वो दोनों फिर ब्लड स्टोन की तरफ जाने लगते हैं और वहां जाने पर एक लाल झरना था जिसके बीच में कई सारे ब्लड स्टोन है। ये कैसे बहते हुए खून की तरह लग रहा है और फिर वो उस पानी को देखने लगती है और जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है वहाँ एक हलचल होती है जिससे उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक नीचे वाली गुफा में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गेट मिलते हैं जिसे खोलकर वो दूसरे चेंबर में जाते हैं। ये जगह ब्लीडिंग होल है और इसको देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ काला जादू प्रैक्टिस किया जाता हो। ज़ाओ फैन को ब्लड होल के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए बाकुई बताती है कि 800 साल पहले एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वहाँ फिर वो एक कंकाल को देखते हैं और वो बताती है कि ये वही एंशिएंट ओल्ड मैन है। ये 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग हॉल का सुजेरियन था और इसे अपने टाइम का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। ये ब्लड रिफाइनिंग हॉल है और यहाँ पर इनका सारा खजाना रखा जाता है। अब ज़ाओ फैन मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफी घायल हो गया था और अब तक जो वो टिक पा रहा था वो बस कैसे ना कैसे करके टिका हुआ था। अब वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। ज़ाओ फैन बीमार हो गया है और वो बुखार की वजह से तपा जा रहा है। बाकी उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर अपना रुमाल गीला करके रखती है और वो बेहोशी की हालत में 5 साल पुरानी बात दोहराने लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, पूरे गांव को उजाड़ डाला, मैं तुमसे लड़ूंगा, मम्मी आप कहाँ हो, सब लोग कहाँ हैं। वो इस ड्रामा से शायद अब तक बाहर नहीं निकल पाया है और ये सब देखकर बागुई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ज़ाओ फैन को बुखार की वजह से काफी ठंड लगने लगती है और वो कपकपाता हुआ बेहोश हो जाता है। बागुई उसके ऊपर लिपट जाती है और उसे गर्मी पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। वहीं बाहर वो लोग ज़ाओ फैन को काफी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि ज़ाओ फैन आखिर कहाँ है। अब सीनियर ज़ेंग कहता है कि शायद ज़ाओ फैन अब हमारे बीच नहीं रहा है, अब शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम वापस चले जाएं और इस सब की खबर मास्टर को दे। सीनियर यू को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि मैं अकेले ही ज़ाओ फैन को खोज निकालूंगी। मॉन्क भी अब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। सभी सीनियर यू को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है कि वो ज़ाओ फैन को खोज के रहेगी। वो याद करती है कि कैसे ज़ाओ फैन ने उसे हर बार बचाया था। असल में सीनियर लू के मन में ज़ाओ फैन के लिए शायद फीलिंग्स है। वही बेहोश हुए ज़ाओ फैन की आंख खुलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी बागुइयो को हील करने का काम आ गया है। वही बागुइयो का खाना खाने का बैग पड़ा था जो कि खाली था। असल में उसने बेहोश हुए ज़ाओ फैन को ठीक करने के लिए सारा खाना खिला दिया है। ज़ाओ फैन फिर आसपास की जगह को देखने लगता है और वहाँ तभी एंशिएंट ओल्ड घोस्ट की बॉडी आकर गिर जाती है। ज़ाओ फैन डर जाता है, लेकिन फिर उसे उठाकर उसकी सही जगह पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो कंकाल पूरी तरह से टूट जाता है और बागुइयो की आंखें खुल जाती हैं और वो जगह अब गिरने लगती है
उनको एक खुला हुआ गेट मिलता है और बागुई को लगता है कि ये एग्जिट है, इसलिए वो तुरंत वहां भागने लगती है। ये जगह बहुत अंधेरी गुफा की तरह है और यहाँ जमीन पर पानी फैला हुआ है। जाओफन कहता है कि वो कल अपने आप जमीन पर गिर गया था और मैंने सिर्फ उसे वापस रखा था। आखिर ये जगह अपने आप फिर कैसे खुल गई? फिर उन्हें फिर चलते चलते रोशनी दिखाई देती है और वहाँ एक पत्थर पर लिखा था कि दया ना पी जाएगी, पछतावे का बोझ बहुत बुरा होता है। गोल्डन बेल, क्रिस्प ब्लड, जवरिंग मिस्टेक, टोटल लाइफ। ये पढ़कर बागुई को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये तो अधूरी पोयम है। अब जाओफन यहाँ और भी चीजें देखने लगता है और तभी बागुई उसे डांट कर कहती है कि ये होली लैंड है, अगर तुम बिना बताए यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहोगे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब फिर तभी उन्हें एक और चैम्बर दिखाई देता है और वहाँ उन्हें दो मूर्तियां दिखाई देती हैं जो शायद इनके भगवान की ही लग रही हैं। बागुई इन्हें ग्रीट करती है और इनकी इबादत करने लगती है, लेकिन जाओफन को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और वो आसपास जब देखने लगता है तो दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है, स्वर्ग और धरती निर्दयी है, यहाँ के क्रिएचर्स कुत्तों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जाओफन को कुछ समझ नहीं आता और बाकी वो आसपास खजाने को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और तभी एक शेल्फ को खोलने पर वहाँ से कई सारी स्पिरिट्स निकलकर बागी ऊपर हमला कर देती हैं और अब वो दोनों स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये एंशिएंट कॉर्प्स पॉइजन है जो कि ट्रेजर को बचाने के लिए कोई सीक्रेट टेक्निक है। अब वो इनको खत्म करके शेल्फ को पूरा खोल देते हैं और उन्हें वहाँ एक रिंग मिलती है और वो बागी समझ जाती है कि ये मैडम जिंगलिंग की इकाशिया बेल है। जाओफन को बेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बागी उसे समझाती है कि ये कोई नॉर्मल बेल नहीं है। जिनलिंग इकाशिया फैक्शन की फाउंडर थी और वो काफी वाइस और इंटेलिजेंट थी। जो इकाशिया बेल्ट उसने बनाई वो काफी ज्यादा ताकतवर है और ये ह्यूमन के माइंड को कैप्चर करने की ताकत रखती है। जाओफन समझ गया है कि ये इविल डेमन मेथड है और लेकिन ये बेल फिर यहाँ ब्लड रिफाइनिंग हॉल में क्या कर रही है। थोड़ा सोचने पर बागी समझाती है कि जिनलिंग और ओल्ड मैन हेक्सन पत्नी पत्नी थे और वो मिलने आते थे, जिस वजह से ये बेल यहाँ रखी गई है। ब्लड रिफाइनिंग हॉल और इकाशिया फैशन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्लैंस थे, लेकिन ओल्ड मैन हेक्सन और जिनलिंग के शायद नाजायज संबंध थे। ओल्ड मैन हेक्सन ने मरते दम तक इन बेल्स की रक्षा की, जिस वजह से 800 साल बाद भी ये एकदम सलामत है। अब जाओफन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये दुख भरी पोइट्री वॉल्स पर उन दो आशिकों ने ही लिखी है। वो फिर अब उस पोइट्री को पढ़ने चला जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है उसके अंदर से होली फायर निकलने लगती है और एक बड़ा सा हाथ निकलकर जाओफन पर हमला कर देता है और फिर अचानक खुद अपने आप अंदर भी चला जाता है और वहाँ कुछ लिखने लगता है। ये हेवनली बुक है और हेवनली बुक के अंदर होली टीचिंग्स के होली वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो भी इनके सुपरनैचुरल पास हैं वो इन्होंने हेवनली बुक से ही सीखे हैं। अब जाओफन उसे पढ़ता है और उसने काफी अटपटी सी लाइंस और मंत्र लिखे थे जैसे धरती और स्वर्ग अनंत समय तक आगे बढ़ सकते हैं, जिसका यूज करके जीवन को लंबा बनाया जा सकता है। वो इन सभी को पढ़ने लगता है और फिर एकदम चौंक कर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो फिर और ध्यान से पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि ये तो हाईएस्ट ऑर्डर बुद्धिज्म के श्लोक हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर बुद्धिस्ट का सुपरनैचुरल पास और डेमोनिक कल्टीवेशन से क्या लेना देना है? जाओफन को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हेवनली बुक्स ऑफ टीचिंग्स बुद्धिज्म्स वे ऑफ टीचिंग से काफी सिमिलर है, लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? असल में बाग्यू उस क्लैन से है जो डेमोनिक कल्टीवेशन करते हैं और हेवनली बुक्स बाग्यू के इंसेस्टर्स की है। मींस ये बुक डेमोनिक कल्टीवेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बुद्धिज्म से सिमिलर पाकर वो सदमे में है। वहीं सीनियर लू और बाकी सभी सेट के अंदर लौट गए थे और सीनियर लू को जाओफन की काफी ज्यादा याद आ रही थी क्योंकि वो उसे वहीं छोड़ आई थी। उसकी साथी उसे समझाती भी है कि तुम चिंता ना करो, हम सर्च टीम को वहां भेजकर पता लगाएंगे, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। वहीं बाग्यू अपने गॉड ऑफ इविल की इबादत ही कर रही है और कह रही है कि क्या आप अपने भक्तों को यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे? जाओफन बाग्यू से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा खाना ना खाता तुम थोड़े और दिनों तक जिंदा रह पाती। बाग्यू कहती है कि आखिर और 7 दिनों तक जिंदा रहकर मैं करती भी क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है? जाओफन कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, आखिर भला मैं क्यों डरूंगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहाँ जिंदा रहकर बाहर निकलने का कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहना है। बाग्यू कहती है कि क्या तुम अपनी सीनियर लू से नहीं मिलना चाहते हो? सीनियर लू का नाम सुनकर जाओफन शर्मा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद इन दोनों का आगे जाकर हमें कुछ एक साथ दिखाया जाएगा। बाग्यू उसके पास आकर अपना चाकू देती है और कहती है कि तुम मुझे मारकर मेरा फ्लैश खा लो जिससे तुम जिंदा रह सको। ये सुनकर जाओफन गुस्से में उसे मना करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारी डेमोनिक कल्टीवेशन में यही सब सिखाते हैं? फिर बाग्यू खुद सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हारा मिशन तो डेमन और उनकी पावर को खत्म करना ही है, तो तुम एक तरह से एक डेमन को ही मार रहे हो। ये बात सच भी है कि बाग्यू इविल प्रैक्टिशनर है, लेकिन जाओफन ऐसे ही किसी छोटी लड़की को नहीं मार सकता है। जाओफन उसे धक्का देकर फाइनली रोक ही लेता है। वहाँ सिचुएशन बहुत गर्म हो जाती है और इमोशनल हुई बाग्यू उसे अब अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो तब वो अपनी माँ के साथ अपनी ग्रैंडमदर को देखने गई थी। ना जाने तुम्हें बुद्धिस्ट टेंपल में सच्चाई और धर्म का रास्ता कैसे सीखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं अपनी माँ और दादी के साथ वहाँ गई तो तभी से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। वहाँ एक इविल मॉन्क जिसका नाम पूफैंग है, उसने बुद्धास गोल्डन फ्लो हम पर फेंक कर मारा, जिससे लुयू केव कोलैप्स हो गई और हम उसमें फंस गए। दादी काफी ज्यादा सीरियस हो गई और जल बसी। मैं काफी डर गई थी। मेरी मॉम मुझसे कहती रही कि मुझे यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा, फादर यहाँ हमें बचाने आते ही होंगे। कई दिन बीत गए और मुझे काफी भूख लगने लगी, तो मेरी माँ ने अपना दिल निकालकर अपना फ्लैश मुझे खाने को सौंप दिया। मैं अपनी माँ की मृत्यु का कारण बन गई और इसका गिल्ट मुझे आज तक है। ये सोचकर वो फिर रोने लगती है और जाओफन उसे संभालने की कोशिश करता है। वो और भी बताती है कि फिर मेरे पापा उसी दिन आ गए थे और मॉम को मरा हुआ देखकर उन्होंने मुझे काफी डांटा और वो मुझे भी मारने पर उतर गए। मेरे खुद के पापा मुझसे नफरत करते हैं। जाओफन उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगता है। अब बाग्यू अपनी डेमनिक गॉड्स की इबादत फिर से करने लगती है क्योंकि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और किसी तरह की पूजा करने के बाद वो अपना खून उन्हें भेंट करने लगती है। वहाँ जाओफन उसे रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में दोनों का खून निकलकर नीचे किसी चीज पर गिर जाता है और तभी वहाँ एक कविता प्रकट हो जाती है और उसको पढ़कर उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ का एग्जिट कर्स ऑफ लव से कैप्चर था।
वहाँ उन्हें बेल्स की रिंग्स आकार दिखाई देती है और वो फिर तुरंत रिंग्स को उसमें रखते हैं और वहाँ अब एग्जिट खुलने लगता है। वो जगह तबाह होने लगती है और ज़ाओफेन तुरंत बागियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फाइनली वो लोग इस गुफा से बाहर आ चुके हैं। वो वहाँ शिकार करके सबसे पहले खाना खाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन बागियों को उदासीनता ने चारों तरफ से अभी भी घेर रखा है। ज़ाओफेन उसके हाथ को देखता है क्योंकि उसका हाथ गलती से जल जाता है। वो फूंक मारकर उसे राहत दिलाता है और बाकियों को काफी अच्छा लगता है और फिर वो खुश होकर खाना खाती है और फिर रात को वहीं सो जाती है। बियाओ की जब सुबह आंख खुलती है तो आसपास उसे ज़ाओफेन नहीं दिखता और ढूंढने पर उसे ज़ाओफेन दूर कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर बैठकर उसके यहाँ ऐसे बैठे रहने का कारण पूछती है, जिस पर ज़ाओफेन बताता है कि जब हम गुफा में थे तब हमने एक दूसरे को दोस्त समझ लिया था और तुमने मेरी जान भी बचाई थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और तुम्हारे इस एहसान के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी ना कभी जरूर करूंगा। बियाओ हंसते हुए कहती है कि अगर तुम सच में मुझे रिपे करना चाहते हो तो तुम मेरी जगह चलकर मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। मेरे सेक्ट में डिसाइपल बनना तुम्हारे सेक्ट के चीफ बनने से भी अच्छा है। ज़ाओफेन कहता है कि मैं धर्म सच्चाई सिखाने वाले स्कूल का डिसाइपल हूँ, तुम्हारी डेमोनिक टीचिंग्स का हिस्सा मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ। आखिर मेरा सच्चाई का ज्ञान तुम्हारे इविल के ज्ञान को सीखने की अनुमति कैसे दे सकता है? डेविल की टीचिंग ने हमेशा बुरे काम किए हैं। इस पर बियाओ गुस्से में कहती है कि ग्रेट वॉर ऑफ डेविल के वक्त तुम्हारे एंसेस्टर्स जिनको तुम गॉड मानते हो उन्होंने हम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी और यहाँ तक कि कमजोर जो लड़ नहीं सकते उन पेरेंट्स को बच्चों के सामने बेरहमी से कत्ल करा था। ज़ाओफेन को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सब बकवास है क्योंकि ये सब काम तुम्हारे डेविल्स टीचिंग्स के हैं। तुम लोग छोटे बड़े का सोचे बिना सभी पर हमला करके सब कुछ तबाह कर देते हो। बियाओ कहती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा है या फिर जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ा दिया वो तुमने सच मान लिया? हमारी होली टीचिंग्स कभी किसी का खात्मा नहीं चाहती हैं। अगर ऐसा होता तो ये बाकी सारे लोग भी कह रहे होते। ज़ाओफेन कहता है कि अगर हम ऐसे ही आर्ग्यू करते रहे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, जिस पर बियाओ कहती है कि तुमसे मुझे आर्ग्यू करना भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें आगे के लिए राह दिखा रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। तो जाओ चुनो अपनी सच्चाई की विद्या और अगर अब तुमने मुझे अपना मुंह दिखाया तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही गला काटूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर लू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस को टीचर देख रही थी, लेकिन सीनियर लू का ध्यान प्रैक्टिस में नहीं था और इसलिए उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है, जिस पर टीचर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना उसकी तलवार उसको पकड़ाकर वहां से चली जाती है और कहती है कि तुम्हें पनिशमेंट देने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पनिशमेंट उन्हें दी जाती है जिनको सुधारना होता है, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा। वही ज़ाओफेन जो बियाओ से दूर जा चुका है वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी वहाँ एक मिस्टीरियस मैन आता है जो ज़ाओफेन के पास बैठ जाता है और अपने लिए एक चाय मंगाता है और उसको देखते ही वो समझ आता है कि ये क्विंकी सेक्ट का जूनियर डिसाइपल है। ज़ाओफेन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? तो वो फिर बताता है कि ये जगह क्विंकी सेक्ट से ज्यादा दूर नहीं है और तुम काफी एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे पास एक अलग सा तेज है जो ये सब साबित करता है कि तुम क्विंकी सेक्ट के डिसाइपल हो। ज़ाओफेन ये देखकर अमेज़ हो जाता है और मिस्टीरियस मैन उसको भी अब चाय पीने को देता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर ज़ाओफेन अपना इंट्रो देता है और फिर मिस्टीरियस मैन भी उसे अपना नाम वैन रेनवॉन्ग बताता है। वो लोग फिर हंसते हुए चाय पीते हैं और वैन रेनवॉन्ग बताता है कि वो सिर्फ एक साधारण सा आदमी है, लेकिन उसने कई दशकों से इमोरालिटी के बाद के कई सारे बुक्स पढ़े हैं और तुम्हारे हेयरलूम वेपन को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। क्या ये तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब करता है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये हेयरलूम वेपन 2 ट्रेजर से मिलकर बना है। तुम शायद ना जानते हो लेकिन तुम्हारे वैन के अंदर जो पल है वो डेविल्स टीचिंग्स का एक आर्टिफैक्ट है और ये ओल्ड मैन हिक्सन के खजाने का एक खजाना है। इसको ब्लड सकिंग पल कहते हैं। ये स्टिक एंगर और इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर सकती है और ऐसा कहा जाता है कि 9 घोस्ट की सोल को कैप्चर करके उनसे बनाया गया है और इसलिए इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ सोल्स भी कहते हैं। ज़ाओफेन समझ जाता है कि क्यों जब उसने इसे पहली बार उठाया था तो आसपास कई सारी सोल्स उसके चक्कर क्यों लगाने लगी थी। ज़ाओफेन ये सब जानकर थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो क्विंकी सेक्ट से हूँ, तो आखिर मैं ये डेविल ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ? उसे इविल थिंग सुनकर थोड़ी ऑकवर्ड हंसी आ जाती है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सेक्ट के पास भी एक काफी शानदार खजाना है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी पार को छीनकर खजाना तैयार किया गया होगा? इस दुनिया में कई हजारों सालों से लोग एक दूसरे को मारते हुए आए हैं। आज जिसके पास स्ट्रेंथ है वो भी स्पिरिट्स और डेविल्स को खत्म कर रहा है। ज़ाओफेन कहता है कि मेरे सेक्ट का ट्रेजर कंटेमिनेशन ऑफ इटर्निटी है और टीचिंग्स हमारे सेक्ट के डेविल्स को खत्म करना है क्योंकि डेविल्स ने इस दुनिया को करप्ट कर दिया है। वैन रेनवॉन्ग कहता है कि क्या डेविल टीचिंग हमने ही नहीं बनाई है? मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या इस दुनिया में जो भी है अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा नहीं है? शेर भेड़ और हिरन को खाता है, चीता खरगोश को खाता है और हर कोई फूड साइकिल में अपने सर्वाइवल के लिए अपने से नीचे वाले को खाता है और ऐसा करते करते हम फूड साइकिल के टॉप में आ चुके हैं। तो क्या अब इससे हम ह्यूमंस बुरे हो जाते हैं? तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम हर चीज को अच्छाई और बुराई के पैमाने पर नापने के लिए ब्रेन वॉश कर दिए गए हो। हमारी डेमोनिक टीचिंग भी लोगों को मारना सिखाती है और तुम्हारी सच्चाई की टीचिंग भी। आखिर तुम्हारी सेक्ट को कोई अच्छा और डेविल सेक्ट को कोई बुरा कैसे कह सकता है? ज़ाओफेन फिर से आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है कि आखिर तुम सच में कौन हो? जिस पर वो इस बार भी यही कहता है कि मैं ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो इस दुनिया में घूमता रहता हूँ। ज़ाओफेन पूछता है कि क्या तुम भी डेविल की टीचिंग कराने वाले पर्सन हो? वो स्माइल देता है जिस पर ज़ाओफेन का माथा तिनक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो? जो भी तुमने बोला वो सब झूठ है। ये स्टिक जरूर डेमोनिक हो सकती है लेकिन मैं इसका यूज डेमन्स को मारने के लिए करता हूँ जो कि एक सच्चाई का रास्ता है। मेरी इंटेंशन मेरे सेक्ट में रखी एंशिएंट स्वॉर्डॉस पनिशर की तरह एकदम साफ है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। अब जैसे ही वो ऊपर देखता है वो आदमी वहां से जा चुका होता है और ज़ाओफेन को अब ये तो पता चल गया होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और फिर अपनी स्टिक को लेकर वो भी वहां से जाने लगता है। वही वैन रेनवॉन्ग अपने आदमी को कहता है कि इस पर नजर रखना और जैसे ही कुछ इसका सस्पिशियस बिहेवियर दिखे तुरंत मुझे बताना।
इसका डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रांग है और ये बिल्कुल मेरे यंगर वर्जन की तरह है। वहीं हम एक आदमी को जंगल में किसी को ढूंढते हुए देखते हैं कि तभी उस पर बियाह अटैक कर देती है और जिस तरह एक मछली वापस पानी में जाने के लिए तड़पती है वैसे ही वो आदमी बंधन से छूटने के लिए तड़पने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वेन ब्रैंकबैक आ जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि बियाह के फादर हैं। बियाह अपने फादर को यहाँ देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो उसे काफी प्यार करते हैं और उसकी मॉम से भी काफी करते थे। उनके पास अभी तक उसकी मॉम का दिया हुआ फ्लावर है जो उनके प्रेम की निशानी है। बियाह भी अब ज़ाओफैन की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वो फिर अपने पापा के गले लग जाती है और काफी रोती है। वो फिर उसे बताते हैं कि वो ज़ाओफैन से भी मिले हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर काफी बड़ा आदमी बनेगा। अगर तुम उसे हासिल कर सको तो ये हमारी काफी मदद कर सकता है। बियाह काफी खुश हो जाती है और उसके डैड ज़ाओफैन को सेट में ले जाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वेन ब्रैंकबैक बताते हैं कि उसने डेब ने अभी प्रैक्टिस नहीं की है और उसका टेम्परामेंट पूरी तरह से चेंज हो गया है और उसे अब खून की प्यास होने लगी है, तो वो भला हमारी सेट को छोड़कर कहाँ जाएगा। वहीं ज़ाओफैन अब चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। सूरज आसमान पर था लेकिन फिर भी बाजार और गलियां सुनसान पड़ी थी और फिर तभी उसे बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था कि यहाँ एक थ्री टेल फॉक्स डेमन आने वाला है, इसलिए सब अपने घर पर छुप जाएं। वहीं तभी हम एक बूढ़े बाबा जो अपने आप को ज्योतिष कहते हैं वो अपनी पोती के साथ वहाँ है और वो उसे देखते ही कहते हैं कि तुम क्वीन यूसेक के हो ना। जिस पर ज़ाओफैन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। उनकी पोती बहुत मजाकिया और बड़बोली टाइप की थी, इसलिए वो कहती है कि ये हर किसी से क्वीन यूसेक का ही कहते हैं, कोई ना कोई तो कह ही देता है। इस पर वो पोती को डांटते हुए कहते हैं कि हमें भूत और भविष्य सब पता है, तो तुम्हारे सेक्ट के बारे में बता देना कोई बड़ी बात नहीं। तुम डेविल्स को मारना चाहते हो लेकिन अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हो। तुम्हें भविष्य की चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है। तुम्हारे मन के अंदर एक खाली कोना है जो तुम भरना चाहते हो लेकिन तुम्हें कोई अपनी बात कहने को नहीं मिलता। तुम्हारी लाइफ में काफी सारी दिक्कतें हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक एक करके गायब होते जा रहे हैं और अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी और अपना खाली कोना नहीं भरा तो तुम्हारी लाइफ बहुत खतरे में आ जाएगी और तुम्हारी पूरी किस्मत का एनवेलप खुल जाएगा और जीवन मृत्यु पर भी बात आ जाएगी। लेकिन मैं इसे दूर होने का एक टोटका जानता हूँ जिसकी फीस 10 टेल्स है। ज़ाओफैन के पास 4 सिक्के थे लेकिन वो 4 सिक्के में भी काम चला लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक टाओस्ट मॉन्क आता है जो तियानियन टेंपल से है और वो यहाँ फॉक्स डेमन को मारने आया है। वो गांव वालों को यकीन दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है और अब वो ज्योतिष उस मॉन्क के पास जाकर भी उसका भविष्य बताने को कहता है, जिस पर वो उसे एक बार में ही हड़काकर कहता है कि हम उस परम परमेश्वर बुद्धा को मानते हैं और इस सब में विश्वास नहीं रखते, इसलिए तुम चुप हो सकते हो। वो ज़ाओफैन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो अपना इंट्रो देता है और फिर ज़ाओफैन से वो उसकी लड़ाई में साथ देने को कहता है क्योंकि इनकी लाइफ का गोल डेमन्स को मारना ही है। वो दोनों फिर ब्लैक स्टोन केव में जाने लगते हैं जहाँ वो डेमन है। पोती ज्योतिष से पूछती है कि आपको पता है कि ब्लैक स्टोन केव में खतरा है और उसकी कुंडली में भी थोड़ी दिक्कत लिखी है, तो आपने उसे जाने से क्यों नहीं रोका। ज्योतिष कहता है कि उसने अपनी चॉइस बना ली है और अब डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता है, हमें उन पर भरोसा रखना ही होगा। और फिर यही एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है।